343 29 नवंबर सोमवार पेई कियान तेंगदा पहुंचे और हमेशा की तरह अपने गश्त पर निकल पड़े। अंदर आते ही उन्हें दफ्तर का माहौल पहले से अलग लगा। आखिर क्या अलग था? गौर से देखने पर पेई कियान को एहसास हुआ कि हर कोई पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त लग रहा था। क्या तुमने वो बग ठीक कर दिया जिसके बारे में हमने पहले बात की थी? हाँ, कर दिया है। तो फिर ये दोबारा क्यों आ रहा है? ऐसा नहीं हो सकता, मुझे देखने दो। ये ठीक नहीं है, मैंने तो इसे सबमिट भी कर दिया था। अरे बाप रे, रिपेंट एंड बी सेव्ड में भी बग क्यों है? चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई थी। हालात देखकर लग रहा था कि बग सिर्फ गॉग में ही नहीं आ रहे थे जो अभी अभी बना था, बल्कि रिपेंट एंड बी सेव्ड और गेम डिजाइनर जैसे पुराने गेम्स में भी गहरे छिपे हुए बग सामने आ रहे थे। इन बग्स के सामने आने से हर कोई बेहद परेशान हो गया था। वे अब पहले की तरह शांत नहीं दिख रहे थे। पेई कियान मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। शाबाश, बहुत बढ़िया। बग्स होने का मतलब था कि रिसर्च और डेवलपमेंट की प्रक्रिया में देरी होगी। गेम को बनाने में भी उम्मीद से कहीं ज्यादा मेहनत लगेगी। पेई कियान की रिसर्च और डेवलपमेंट प्रक्रिया के लिए शर्त बहुत सरल थी। उन्हें बस सिस्टम द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर इसे पूरा करना था। हालांकि जैसे जैसे कंपनी ने ज्यादा गेम बनाए, उसे ज्यादा फंड मिला और सभी को रिसर्च और डेवलपमेंट का ज्यादा अनुभव प्राप्त हुआ। इस तरह तेंगा गेम्स की कार्यकुशलता में भी सुधार हुआ। इससे पेई कियान के सामने एक अजीब समस्या खड़ी हो गई। पेई कियान ने शुरू में रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए 4 महीने से ज्यादा का समय तय किया था, लेकिन ये सिर्फ 3 महीने में ही पूरा हो गया। इसका मतलब था कि उनके पास 1 महीना अतिरिक्त था। पेई कियान क्या करते? गेम तो बन चुका था। पेई कियान इसे रिलीज होने से रोक कैसे सकते थे, है ना? उनके पास ऐसा करने का कोई ठोस कारण नहीं था, इसलिए उन्हें मजबूरी में गेम को समय से पहले रिलीज करना पड़ा। हालांकि अब अचानक गेम में बग्स आ गए थे। टीम को उन पर काम करने के लिए और समय चाहिए था, और पेई कियान के पास गेम की आधिकारिक रिलीज को टालने का एक कारण था। वह समझौते से 1 सप्ताह पहले गेम रिलीज करने का लक्ष्य रख सकता था, ताकि वह पूरे 1 महीने की कमाई छोड़ सके। ये बहुत जरूरी था। 1 महीने की कमाई छोड़ना शायद पेई कियान की जान बचा सकता था। ये सोचकर पेई कियान ने दोपहर की नींद के लिए जमीन पर लेटी हुई ग्लेबेल को उठाया और जोर से थपथपाया। फिर संतुष्ट होकर वह अपने कार्यालय में चला गया। सचमुच, कंपनी में सकारात्मक प्रभाव आने के बाद पेई कियान काफी राहत महसूस कर रहे थे। तांग यीशु अपनी डेस्क पर पढ़ रही थी जब उन्होंने पेई कियान को अपनी ओर आते देखा। पहले तो उन्हें लगा कि पेई कियान उनके लिए कोई निर्देश लेकर आए हैं, लेकिन पेई कियान बिना कुछ कहे उनके पास से गुजर गए। उन्होंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन बीच में ही पेई कियान को रोकने में उन्हें शर्म महसूस हुई। ये सोचकर कि भविष्य में उनसे बात करने के कई मौके मिलेंगे, उन्होंने अगली बार अपने सवाल पूछने का फैसला किया। दोपहर की नींद में खलल पड़ने से परेशान ग्लेबेला तांग यीशु के पैरों से लिपट गई और म्याऊं म्याऊं करने लगी, मानो अपनी नाराजगी जता रही हो या पेई कियान को कोस रही हो। पेई कियान अभी थोड़ी देर बैठे ही थे कि उन्होंने अपने दफ्तर के दरवाजे पर दस्तक सुनी। हाओ यून अंदर आए और बोले, बॉस पेई, भर्ती परीक्षा की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है। कागजात तैयार कर सील कर दिए गए हैं। परीक्षा के दिन ही सील हटाई जाएगी। हमने परीक्षा आयोजित करने के लिए एक होटल में सभागार बुक कर लिया है। होटल परीक्षा के दिन ही उसे परीक्षा प्रारूप में तैयार कर देगा। उसमें सैकड़ों लोग बैठ सकेंगे। जैसा कि आपने पहले निर्देश दिया था, हमने अन्य शहरों से आने वाले आवेदकों के लिए भी आवास बुक कर लिया है। हमने होंडोंग विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर छात्रों से परीक्षा पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के संबंध में भी बात कर ली है। उनका पारिश्रमिक प्रतिदिन 300 युआन तय किया गया है। यदि कोई अन्य प्रश्न या समस्या न हो तो हम तिथि निर्धारित कर सकते हैं और संबंधित घोषणाएं कर सकते हैं। पेई कियान ने सिर हिलाया। धन्यवाद। दरअसल भर्ती को लेकर उन्हें उतनी चिंता नहीं थी। हालांकि मानव संसाधन विभाग ने पूरी प्रक्रिया में बेहद कुशलता दिखाई थी। सब कुछ उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो गया था। कुल मिलाकर तैयारी में उन्हें 1 महीने से भी कम समय लगा था। हालांकि तेंगदा के भर्ती इनबॉक्स में आवेदन भरे पड़े थे, फिर भी पेई कियान को लगा कि परीक्षा देने के लिए ज्यादा लोग नहीं आएंगे। इसकी वजह यह थी कि पेई कियान ने प्रक्रिया को बहुत लंबा बना दिया था। परीक्षा देने के बाद आवेदकों को अपने प्रश्नपत्रों की जांच का इंतजार करना होगा। परिणाम घोषित होने के बाद आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। इन साक्षात्कारों के परिणाम आने के बाद ही आवेदकों को तेंगदा द्वारा चयनित माना जाएगा। फिर भी उन्हें तेंगदा स्पिरिट अनुकूलता परीक्षा पास करनी होगी। पूरी प्रक्रिया भर्ती वेबसाइट पर स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी, जहां से आवेदकों को अपना आवेदन प्रमाण पत्र प्रिंट करना था। तेंगा में नौकरी के इच्छुक विदेशी आवेदकों को कम से कम 2 बार आना जाना पड़ेगा, एक बार लिखित परीक्षा के लिए और दूसरी बार साक्षात्कार के लिए। हालांकि तेंगा उनके रहने का खर्च वहन करेगा, फिर भी उन्हें काफी समय बर्बाद करना पड़ेगा। चूंकि कई आवेदक पहले से ही किसी अन्य नौकरी में कार्यरत हैं, इसलिए उन्हें छुट्टी के लिए आवेदन करना मुश्किल होगा।
इसके अलावा भले ही वे अपना पूरा समय और प्रयास लगा दें, फिर भी वे असफल हो सकते हैं और सब कुछ व्यर्थ हो सकता है। इस तरह की भर्ती प्रक्रिया में अनुभवी आवेदकों को नए स्नातकों की तुलना में कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए इस प्रक्रिया में शामिल होने की उनकी इच्छा काफी कम होने की संभावना है। अतः पहली भर्ती प्रक्रिया बड़े पैमाने पर होने की संभावना नहीं है। पेई कियान ने कैलेंडर पर एक नज़र डाली। चलिए इसे अगले सोमवार के लिए तय कर लेते हैं। थोड़ी जल्दी हो सकती है, लेकिन हम इसे और आगे नहीं खींच सकते। हमें दिसंबर तक भर्ती प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास करना होगा। यदि वे इसे और आगे बढ़ाते हैं तो कंपनियां अपनी वार्षिक बैठकें कर चुकी होंगी और वार्षिक बोनस वितरित कर चुकी होंगी। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्यादा लोग नौकरी बदलने की कोशिश करेंगे और बाजार में ज्यादा प्रतिभाशाली लोग होंगे। हाओ यून ने सिर हिलाया। ठीक है बॉस पेई, मैं आपके निर्देशों के अनुसार समय तय करूंगा और आवेदकों को सूचना भेज दूंगा। हाओ यून के जाते ही ली याडा अंदर आए। बॉस पेई, मुझे आपसे 2 बातें पूछनी हैं। पहली बात, पता नहीं क्यों हमारे गेम्स में लगातार बग्स आ रहे हैं। इतना ही नहीं, ये सिर्फ हमारे नए गेम गॉग में ही नहीं बल्कि हमारे पुराने गेम्स में भी आ रहे हैं। क्या हम अपनी डिजाइन टीम को इन कुछ दिनों में ओवरटाइम करने की अनुमति दे सकते हैं? पेई कियान ने तुरंत इस अनुरोध को ठुकराना चाहा, लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि पूरी रिसर्च और डेवलपमेंट प्रक्रिया को धीमा करने से गेम तय समय से पहले रिलीज नहीं हो पाएगा। उन्हें इस दौरान एक प्रोजेक्ट को रिलीज न करने की अनुमति थी, लेकिन कुछ अन्य प्रोजेक्ट भी थे जो शायद समय पर पूरे नहीं हो पाते, जैसे कि मोबाइल फोन। इसलिए उन्हें ये सुनिश्चित करना था कि खेल के अनुसंधान और विकास में प्रगति के कारण समझौते में देरी न हो। पेई कियान ने सिर हिलाया। ठीक है, ओवरटाइम की सीमा कम कर दीजिए, लेकिन ये सुनिश्चित कीजिए कि हर कोई कितना काम कर रहा है, इसका हिसाब रखें। ये सिर्फ ओवरटाइम वेतन बांटने के लिए नहीं होगा, हमें ये भी सुनिश्चित करना होगा कि सभी को पर्याप्त आराम मिले। हमें काम और निजी जीवन के बीच अच्छा संतुलन बनाना होगा, समझे? ऐसा लग रहा था कि तांगयीशु के प्रभाव से न केवल गेम के अनुसंधान और विकास में देरी हो रही थी, बल्कि बॉस पेई को ओवरटाइम का अधिक भुगतान करने का मौका भी मिल रहा था। ये वाकई फायदेमंद था। ली याडा ने सिर हिलाया। ठीक है, दूसरी बात यह है कि बड़े बॉस रुवान गुआंगजियान जिंगजोऊ आने वाले हैं। क्या हमें उन्हें अपने यहाँ ठहराना चाहिए? पेई कियान ने भौहें चढ़ाईं। रुवान गुआंगजियान, इसकी पुष्टि करने के लिए अपनी छोटी नोटबुक पलटने की जरूरत नहीं थी। शिक्षक कियाओ के बाद वह पेई कियान का दूसरा लक्ष्य थे। वह जिंगजोऊ क्यों आ रहे हैं? पेई कियान ने पूछा। लियाडा ने समझाया, हम उनके साथ इतने समय से काम कर रहे हैं, है ना? हम अभी गॉग के पात्रों को डिजाइन करने के लिए भी उनके साथ काम कर रहे हैं। हालांकि हमारे नायकों को डिजाइन करते समय रुवान गुआंगजियान को यह महसूस होने लगा कि लंबी दूरी का संचार कई विवरणों को समझाने के लिए अप्रभावी और अपर्याप्त है। उन्हें चिंता होने लगी कि वह हमारे नायकों के बारे में हमारे विचारों को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। आखिरकार ये खेल बाकी सभी खेलों से अलग होगा। नए नायकों को डिजाइन करना भी बहुत मुश्किल होगा क्योंकि रुवान गुआंगजियान के पास संदर्भ के लिए कोई मौजूदा चित्र नहीं है। जरा सा भी अंतर भारी नुकसान का कारण बन सकता है। इसीलिए उन्होंने बेहतर संवाद के लिए आने का फैसला किया। शहर में रहते हुए वे आपसे मिलने भी आ सकते हैं। एक बार फिर पेई कियान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। हम उनकी मेजबानी करेंगे। बिल्कुल, हम उनकी मेजबानी करेंगे। मिंगयून प्राइवेट किचन और सभी रोलर कोस्टर राइड बुक कर दीजिए। ये रोमांचक गतिविधियां उन्हें और भी प्रेरणा देंगी। उन्हें इसके बारे में मत बताना, इसे सरप्राइज रहने दीजिए। ली याडा चौंक गई। ओह ठीक है। पेई कियान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, जाहिर तौर पर खुद से खुश था। रुवान गुआंगजियान जिंगजोऊ आ रहे हैं। हम देखना मैं तुम्हारे मेरे इलाके में आने के बाद क्या करता हूँ। पेई कियान ने थोड़ी देर और शो देखे और उबने लगा। हाल ही में उसके पास करने के लिए कुछ खास नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि कुछ भी उत्पादन नहीं हुआ था और वह किसी भी चीज में दखल नहीं दे सकता था। एकमात्र परियोजना जिसकी वह देखरेख कर सकता था वह थी फीहुआन वर्कस्पेस द्वारा निर्मित फिल्म। वह वहां कुछ गड़बड़ कर सकता था। हालांकि पेई कियान की एक लापरवाही भरी सलाह ने पिछले सप्ताह लू जियाओ के प्रदर्शन में सुधार लाने में मदद की थी। अब वह वापस जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पेई कियान उदास महसूस कर रहा था। अचानक उसे तांगयीशु की याद आई और वह सोचने लगा कि क्या वह छोटी लड़की कंपनी में काम करने की आदी हो रही है। अपने कर्मचारियों के लिए सच्ची चिंता रखते हुए पेई कियान ने तांगयीशु को एक संदेश भेजा और उसे कार्यालय आने के लिए कहा। आधे मिनट बाद उसके दरवाजे के बाहर एक आकृति दिखाई दी। उसने हिचकिचाते हुए हाथ बढ़ाया और फिर अपना हाथ नीचे कर लिया, मानो वह दरवाजा खटखटाने की हिम्मत जुटा रही हो। अंदर आ जाओ, पेई कियान ने कहा। तांगयीशु ने सावधानी से दरवाजा खोला और सिर झुकाए अंदर चली गई। घबराहट में अपनी उंगलियां दबाते हुए उसने पेई कियान को नमस्कार किया। वरिष्ठ, आपकी जैकेट बहुत अच्छी लग रही है। पेई कियान ने सहजता से उसकी प्रशंसा की। क्या तुम्हें यहाँ काम करने की आदत हो रही है?
तांग यीशु ने सिर हिलाया और धीरे से जवाब दिया, हाँ बस। मेरे पास करने के लिए कुछ खास नहीं है। पेई कियान ने एक पल सोचा और महसूस किया कि शायद ये सच था। बिल्लियों को आमतौर पर ज्यादा ध्यान या देखभाल की जरूरत नहीं होती। तांग यीशु को बस दिन में एक बार उसकी गंदगी साफ करनी होती थी और उसे 2 बार खाना खिलाना होता था। कुत्तों के विपरीत बिल्लियों को न तो सैर पर ले जाना पड़ता था और न ही नहलाना पड़ता था। कुछ देर सोचने के बाद पेई कियान ने कहा, भविष्य में अगर तुम्हें बाहर कोई आवारा बिल्ली दिखे तो उसे भी दफ्तर में ले आना। बेशक पहले उसे पशु चिकित्सक के पास ले जाकर टीका लगवाना और पिस्सू हटवाना जरूरी है। अगर कोई खर्च हो तो वित्त विभाग को बता देना। तांग यीशु ने जवाब दिया, जी सीनियर। पेई कियान तांग यीशु का इस्तेमाल सिर्फ अपनी वाहवाही बटोरने के लिए कर रहा था। फिलहाल ऐसा लग रहा था कि यह तरीका कारगर साबित हो रहा है। पैसा सही जगह खर्च हुआ था। चूंकि तांग यीशु ऊब रही थी, इसलिए पेई कियान को और बिल्लियां रखने में कोई आपत्ति नहीं थी। वैसे भी वे बस थोड़ा बहुत ज्यादा गंदगी ही करेंगी। इससे तांग यीशु को कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। पेई कियान तांग यीशु को काम पर वापस जाने के लिए कहने ही वाला था कि उसने देखा कि वह काफी असमंजस में है। ऐसा लग रहा था कि वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन अपने शब्दों को रोक रही है। कुछ कहना है क्या? तांग यीशु कुछ पल हिचकिचाए और आखिरकार हिम्मत जुटाकर बोली, वरिष्ठ महोदय, क्या इस कंपनी में लोग व्यापारिक राज चुराने की कोशिश करते हैं? व्यापारिक राज चुराना? पेई कियान एक पल के लिए चौंक गए, फिर मुस्कुराए। क्या सोच रही हो? तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तांग यीशु ने राहत की एक गहरी सांस ली। ठीक है, बस इतना ही कहना था वरिष्ठ महोदय। मैं काम पर वापस जा रही हूँ। पेई कियान मुस्कुराए बिना नहीं रह सके और तांग यीशु को अपने कार्यालय से जाते हुए देखकर अपना सिर हिलाया। ये लड़की सच में भोली और ईमानदार थी। उसने शायद बहुत सारे ड्रामे देखे होंगे, तभी उसे लगा कि कंपनी में लोग व्यापारिक राज चुराते होंगे। वे तो बस एक साधारण गेम कंपनी थे। भला उनके कौन से व्यापारिक रहस्य चुराए जा सकते थे? प्रश्नवाचक चिन्ह। पेई कियान वापस अपने शो देखने लगा। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। ये ठीक नहीं है। तांग यीशु ने तो कल ही काम शुरू किया था। उसे दूसरों द्वारा व्यापारिक रहस्य चुराए जाने की चिंता क्यों होगी? क्या उसने किसी को कुछ छुपकर करते देखा था? ये भी ठीक नहीं है। आम दिनों में तो सभी लोग अपने अपने डेस्क पर लगन से काम करते हैं। तांग यीशु ने जिसे भी देखा हो, वह शायद यह नहीं सोचेगी कि वे व्यापारिक रहस्य चुरा रहे हैं, है ना? उसे किसी पर व्यापारिक रहस्य चुराने का शक क्यों हुआ? एक पल रुको, क्या उसने सप्ताहांत में किसी को देखा था? अचानक पेई कियान को एहसास हुआ कि मामला इतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। 344। समझदार बॉस पेई ने झटपट अपने दिमाग में एक पूरा नाटक रच दिया। सप्ताहांत में तांग यीशु तय समय पर ग्लेबेला की गंदगी साफ करने के लिए ऑफिस आए। तर्कसंगत रूप से ऑफिस खाली होना चाहिए था, वहां कोई नहीं होना चाहिए था। हालांकि तांग यीशु ने देखा कि कोई चुपके से उसकी डेस्क पर कुछ काम कर रहा है। उसे चिंता होने लगी कि यह व्यक्ति व्यापारिक राज चुरा रहा है। हालांकि पेई कियान को अच्छी तरह पता था कि ऑफिस में चोरी करने लायक कोई व्यापारिक राज नहीं है। तांग यीशु ने ऐसा सिर्फ इसलिए सोचा था क्योंकि उसे काम का अनुभव नहीं था। लेकिन इससे साबित हो गया कि सप्ताहांत में कोई चुपके से ओवरटाइम कर रहा था। कौन था वो? बॉस पेई ने सबको बार बार हिदायत दी थी कि ओवरटाइम करने के लिए औपचारिक रूप से अनुमति लेनी होगी। वे तभी ओवरटाइम कर सकते थे जब बॉस पेई मंजूरी दे, अन्यथा ओवरटाइम करना सख्त मना था। वे घर से चुपके से दस्तावेज संपादित करके ओवरटाइम कर सकते थे। अगर वे इसे सोमवार को जमा कर देते तो बॉस पेई को पता ही नहीं चलता। वे पूरी स्थिति को अनदेखा कर सकते थे। हालांकि बिना अनुमति के ऑफिस आकर ओवरटाइम करना बॉस पेई को बर्दाश्त नहीं था। वे इसे अनदेखा नहीं कर सकते थे। आखिर घर से ओवरटाइम करते हुए कोई भी कुशल या उत्पादक नहीं हो सकता। बॉस पेई को पता था कि थोड़ी देर काम करने के बाद ही वे दूसरी चीजों में उलझ जाएंगे। नुकसान की मात्रा सीमित थी। हालांकि ऑफिस में ओवरटाइम करने से उत्पादकता कई तरह से बढ़ सकती है। इससे एक बुरी संस्कृति भी पनप सकती है। संभावित नुकसान पहले वाले नुकसान से कहीं अधिक था। पहले तो पेई कियान ने इस बारे में तांग यीशु से पूछने का सोचा, लेकिन जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि तांग यीशु ने अभी कुछ ही समय पहले काम शुरू किया है। शायद वह अपने कई सहकर्मियों को जानती भी नहीं थी। उसके लिए यह पहचानना मुश्किल होगा कि सप्ताहांत में वह किससे मिली थी। यह आसान है, मैं प्लेटफॉर्म चेक कर सकता हूँ। पेई कियान ने तुरंत प्लेटफॉर्म खोलकर मुख्य द्वार के एक्सेस लॉग और डिजाइन फाइल के अपलोड लॉग की जांच की। शनिवार को केवल 2 लोग ऑफिस में आए थे, तांग यीशु और प्रशासनिक विभाग का एक व्यक्ति। शनिवार को 4 और आवेदन जमा किए गए और ये सभी ली यादा द्वारा किए गए थे। कुछ सोचने के बाद पेई कियान ने प्रशासनिक विभाग से लिटिल जो और ली यादा को संदेश भेजकर अपने कार्यालय में मिलने के लिए कहा। जब दोनों कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे उन्हें कुछ एहसास हुआ हो।
वे एक ही विभाग के भी नहीं थे। वे काम के दौरान मुश्किल से ही मिलते थे। बॉस पेई उन्हें और किस लिए बुला रहे होंगे। हालांकि दोनों थोड़े आशंकित थे, फिर भी उन्होंने शांत रहने की कोशिश की। पेई कियान ने पहले लिटिल जो की ओर देखा। रिकॉर्ड में दर्ज है कि तुमने शनिवार को ओवरटाइम किया। क्या तुम काम करने के लिए ही ऑफिस आए थे? लिटिल जो ने तुरंत सिर हिलाया। जी हाँ, बॉस पेई। भर्ती अभियान के लिए कुछ काम अधूरा रह गया था, इसलिए मैं ओवरटाइम करने आया था। पेई कियान चुप हो गए। यह एक अच्छा कारण था। प्रशासनिक विभाग का एक हिस्सा मानव संसाधन विभाग के साथ मिलकर भर्ती अभियान का आयोजन कर रहा था और लिटिल जो उस समूह का हिस्सा था। इसके अलावा प्रशासनिक विभाग के पास आमतौर पर काम के घंटों के दौरान ज्यादा काम नहीं होता था, इसलिए पेई कियान को उन पर थोड़ा अधिक भरोसा था। उन्होंने कभी भी उनकी कार्यशैली पर नजर रखने की कोशिश नहीं की थी और न ही कभी उनसे ओवरटाइम करने से पहले अनुमति लेने के लिए कहा था। पेई कियान ने ली याडा की ओर रुख किया। तुमने भी ओवरटाइम किया? ली याडा ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैंने घर पर रहते हुए कुछ दस्तावेजों में मामूली बदलाव किए थे। विभिन्न दस्तावेजों के अपलोड और संपादन रिकॉर्ड से केवल ये पता चला कि दस्तावेजों को किसने और कब संपादित किया। यह नहीं पता चला कि संपादन किस कंप्यूटर पर किए गए थे। पेई कियान ने हल्के से सिर हिलाया। शायद मैं ज्यादा सोच रहा हूँ। शनिवार को कोई कार्यालय आया था, लेकिन वह प्रशासनिक विभाग से लिटिल जो ही था। इसमें कोई समस्या नहीं थी। आखिर उसे किसी बड़े लाभ कमाने वाले प्रोजेक्ट का जिम्मा तो नहीं सौंपा गया था। अपलोड लॉग से यह स्पष्ट हो सकता है कि ली याडा ने घर से ही संपादन किए थे। ये भी कोई बड़ी समस्या नहीं लग रही थी। पेई कियान ने सिर हिलाया। ठीक है, और कुछ नहीं है। तुम काम पर वापस जा सकते हो। अपने ओवरटाइम घंटों का हिसाब रखना ताकि वित्त विभाग तुम्हें उचित भुगतान कर सके। दोनों ने राहत की सांस ली, मुड़े और कार्यालय से चले गए। पेई कियान अपने टीवी शो देखने में लग गया। अचानक उसे एहसास हुआ कि कुछ और गड़बड़ है। उसके मौजूदा प्रबंधन मॉडल में एक स्पष्ट खामी थी। क्या पता कोई प्रशासनिक विभाग के किसी व्यक्ति के एक्सेस कार्ड का इस्तेमाल करके सप्ताहांत में कार्यालय में घुस जाए। वह इस संभावना को नकार नहीं सकता था। ये सोचते ही पेई कियान ने तांग यीशु को संदेश भेजा, मैं तुम्हें एक काम सौंप रहा हूँ। तांग यीशु ने जवाब दिया, ठीक है सीनियर। पेई कियान ने कहा, जब आप सप्ताहांत में कार्यालय आएं, तो कार्यालय में मौजूद लोगों की संख्या गिन लें, संख्या लिख लें और सोमवार को मुझे बता दें। तांग यीशु ने पूछा, वरिष्ठ महोदय, मुझे सबके नाम याद नहीं हैं। क्या मुझे सबसे पूछना चाहिए? पेई कियान ने उत्तर दिया, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। मैं तो बस अतिरिक्त समय काम करने वालों को एक छोटा सा उपहार देकर पुरस्कृत करना चाहता हूँ। यह एक सरप्राइज है। अगर आप उन्हें बता देंगे तो सरप्राइज खराब हो जाएगा। आपको उनके नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, बस उनकी कोई विशेषता लिख लें। उदाहरण के लिए आप लिख सकते हैं, पुरुष, कद में छोटा और पतला, पुरुष, बाल झड़ रहे हैं, महिला, बड़े फ्रेम का चश्मा, या कुछ इसी तरह का। तांग यीशु ने जवाब दिया, ठीक है, मैं समझ गया वरिष्ठ महोदय। एक बार फिर पेई कियान ने पूछा, क्या आप पहले उस व्यक्ति का वर्णन करने की कोशिश कर सकते हैं जिसे आपने पिछले सप्ताहांत देखा था? पेई कियान को आधे मिनट बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। दूसरी तरफ तांग यीशु परेशान थी। उसने बेफिक्री से गेम खेल रहे बाओजू पर एक नजर डाली और फिर पेई कियान के दफ्तर की तरफ देखा। स्थिति उलझन भरी होती जा रही थी। इस बड़े भाई ने, जिनके बाल झड़ रहे हैं, मुझसे कहा था कि मैं सीनियर को न बताऊं कि उन्होंने ओवरटाइम किया है। फिर भी सीनियर मुझसे इसके बारे में पूछ रहे हैं। तांग यीशु बहुत असमंजस में थी। कुछ और पल सोचने के बाद उसने आखिरकार जवाब दिया, सीनियर, आप इस व्यक्ति को इनाम देने वाले हैं, है ना? आप उसे सजा नहीं देने वाले हैं, है ना? पेई कियान ने कहा, बिल्कुल। तांग यीशु ने थोड़ा और सोचा और कहा, क्या मैं पहले उससे पूछ सकती हूँ कि क्या वह इनाम लेना चाहता है? पेई कियान ने कहा, उससे पूछूं कि क्या वह इनाम लेना चाहता है? क्या इससे मेरे इरादे जाहिर नहीं हो जाएंगे? उसने तुरंत कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे उसकी खासियत बता दीजिए। तांग यीशु ने जवाब दिया, मैं ऐसा नहीं कर सकती सीनियर। मैंने वादा किया था कि मैं आपको नहीं बताऊंगी। पेई कियान, जरूर कुछ गड़बड़ थी। उसे लगभग अंधेरे में ही रखा गया था। अचानक पेई कियान शर्लक होम्स बन गया और उसने उन सभी तथ्यों की छानबीन की जिनकी वह पुष्टि कर सकता था। सप्ताहांत में काम पर लौटने पर तांग यीशु के साथ वाकई कोई और था। इतना ही नहीं, वह व्यक्ति शायद प्रशासनिक विभाग का लिटिल जो नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लिटिल जो को ओवरटाइम करने की अनुमति थी। उसे तांग यीशु को बॉस पेई को इस बारे में न बताने के लिए कहने की कोई जरूरत नहीं थी। किसी ने लिटिल जो का एक्सेस कार्ड लेकर ऑफिस आकर ओवरटाइम काम किया होगा। इतना ही नहीं, लिटिल जो ने उस व्यक्ति का बचाव भी किया। हालांकि पेई कियान को शायद तांग यीशु से उस व्यक्ति के बारे में और कुछ पता नहीं चल पाता। वह बस इतना ही कह सकता था कि यह बच्ची बहुत ईमानदार है।
अगर पेई कियान ने शुरू से ही मामले को बहुत गंभीर बताया होता और तांग यीशु को बताया होता कि कोई व्यापारिक रहस्य चुरा रहा है, तो शायद तांग यीशु उसे सच बता देती। लेकिन तांग यीशु को पहले से ही पता था कि उसने जिसे देखा था वह हमेशा की तरह ओवरटाइम काम कर रहा था। वह व्यापारिक रहस्य नहीं चुरा रहा था। इसलिए उसने उस व्यक्ति से किया वादा निभाने और उसकी पहचान उजागर न करने का फैसला किया था। कुछ सोचने के बाद पेई कियान ने जवाब दिया, छोड़ो। अगर तुम किसी को फिर से ओवरटाइम काम करते हुए पकड़ती हो तो उसका नाम या कोई खास पहचान चुपचाप लिख लेना और फिर मुझे निजी तौर पर बताना। तुम्हें ये काम करने में कोई दिक्कत नहीं है ना? तांग यीशु ने जवाब दिया, ठीक है सीनियर, मैं जरूर करूंगी। पेई कियान ने एक पल सोचा और फिर इस मामले पर ध्यान न देने का फैसला किया। वह अपराधी को पहले से सचेत नहीं कर सकता था। वह मुखबिर को देर सवेर पकड़ ही लेगा, जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर मुखबिर अपनी बुरी आदतें जारी रखता और नियमों को तोड़ता रहता तो बॉस पेई उसे पकड़ ही लेते। पेई कियान ने तांग यीशु को बचाने के लिए इस स्थिति का खुलासा न करने का फैसला किया। मुखबिर को ये सोचना होगा कि तांग यीशु दयालु और आज्ञाकारी है और वह बॉस पेई को उसका रहस्य नहीं बताएगी। तभी वह धीरे धीरे लापरवाह होगा। तब पेई कियान तांग यीशु का इस्तेमाल सप्ताहांत में ओवरटाइम करने वालों को पकड़ने के लिए कर सकेगा। जब वह समय आएगा तो ओवरटाइम करने वाले उन कुत्तों को पता भी नहीं चलेगा कि किसने उनका पर्दाफाश किया है या सब कुछ वास्तव में बॉस पेई के हाथ में है। मुखबिर सोचेगा कि उसकी योजना त्रुटिहीन है, लेकिन बॉस पेई शुरू से ही उसकी हर हरकत पर नजर रख रहे होंगे। मुझसे लड़ना चाहते हो? अपनी औकात जान लो। पेई कियान अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, खुद पर गर्व महसूस कर रहा था। वह मुखबिर की पहचान उजागर होने का इंतजार करेगा। 1 दिसंबर बुधवार, लिटिल सन रुवान गुआंगजियान को लेने के लिए हवाई अड्डे जाने को तैयार था। बॉस पेई के नियुक्त ड्राइवर के रूप में लिटिल सन की ड्राइविंग क्षमता बेजोड़ थी। इसके अलावा वह तेज दिमाग और कुशल था और बॉस पेई उस पर बहुत भरोसा करते थे। जब भी शिक्षक कियाओ और झांग जुटिंग जैसे व्यापारिक साझेदार जिंगजोऊ आते थे, लिटिल सन को उन्हें घुमाने की जिम्मेदारी सौंपी जाती थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। लिटिल सन के जाने से पहले पेई कियान ने उसे एक तरफ बुलाया और उसे संक्षेप में निर्देश दिए। जब तुम रुवान गुआंगजियान से मिलो तो पहले उसे होटल भेज देना। उसे अपना सामान रखने और आराम करने दो। उसके बाद उसे मनोरंजन पार्क भेज देना। उसके लिए सभी रोलर कोस्टर और झूलों के टिकट खरीद लेना। जब वह मनोरंजन पार्क में घूम ले तो उसे रात के खाने के लिए स्वान लेक रेस्टोरेंट भेज देना। याद रखना, तुम्हें उसे मनोरंजन पार्क में जितना हो सके खेलने देना है, नहीं तो मैं तुम्हें जिम्मेदार ठहराऊंगी, समझे? पेई कियान ने एक बार फिर निर्देश दिया। बुधवार का दिन था। पेई कियान रविवार को ही मिंगयून प्राइवेट किचन में मेहमानों की मेजबानी कर सकते थे। इसलिए उनके पास रुवान गुआंगजियान को स्वान लेक रेस्टोरेंट का थोड़ा कम स्वादिष्ट खाना खिलाने के अलावा कोई चारा नहीं था। रुवान गुआंगजियान को उतरते ही मनोरंजन पार्क भेजकर पेई कियान उन्हें थोड़ा नीचा दिखाना और उनका मनोबल गिराना चाहते थे। तुमने पहले मेरे खिलाफ साजिश रची, मुझे बदला लेना ही होगा। पेई कियान ने सब कुछ योजना बना रखा था। लिटिल सन हमेशा से ही कुशल और भरोसेमंद रहा था। पेई कियान उसे कुछ और समय तक प्रशिक्षित करेंगे और भविष्य में उसे दूसरों का नेतृत्व करने देंगे। बेशक पेई कियान को लिटिल सन को अपनी नोटबुक में सूचीबद्ध महत्वपूर्ण मेहमानों को जिंगजोऊ की यात्रा के दौरान रोलर कोस्टर और अन्य झूलों का आनंद लेने के लिए लाने की अनुमति देनी होगी। लिटिल सन ने सिर हिलाकर सहमति जताई। निश्चिंत रहें बॉस पेई, मैं सब कुछ ठीक से कर लूंगा। हालांकि उसे ठीक से पता नहीं था कि बॉस पेई को रोलर कोस्टर और बंजी जंपिंग जैसी एडवेंचर वाली गतिविधियां इतनी पसंद क्यों थीं, लेकिन बॉस पेई ने खुद उसे यह काम सौंपा था। जाहिर है लिटिल सन को इसे अच्छे से पूरा करने की पूरी कोशिश करनी थी। वह हवाई अड्डे पहुंचा और रुवान गुआंगजियान से मिला। रुवान गुआंगजियान इस बार जिंगजोऊ में ज्यादा सामान नहीं लाए थे। उनके पास सिर्फ एक सूटकेस और एक बैग था। उनके बैग में उनका ड्राइंग टैबलेट और लैपटॉप था, जबकि सूटकेस में उनके कपड़े थे जिन्हें वे धोने के लिए तैयार थे। लिटिल सन ने रुवान गुआंगजियान को होटल में आराम करने के लिए छोड़ दिया। फिर वे दोबारा निकल पड़े। क्या हम अब तेंगदा जा रहे हैं? रुवान गुआंगजियान ने पूछा। लिटिल सन मुस्कुराया और बोला, हम अभी वहां नहीं जा रहे हैं। बॉस पेई ने कहा कि आपकी यात्रा लंबी रही होगी। उन्होंने मुझे निर्देश दिया है कि पहले आपको जिंगजोऊ की स्थानीय संस्कृति का अनुभव कराऊं। रुवान गुआंगजियान ने अपना माथा रगड़ा। यहाँ कौन सी स्थानीय संस्कृति देखने को मिलेगी? क्या हम किसी मशहूर ऐतिहासिक स्थल पर जा रहे हैं या कुछ और? लिटिल सन ने अपना सिर हिलाया। हम किसी मशहूर ऐतिहासिक स्थल पर नहीं जा रहे हैं, हम एक मनोरंजन पार्क में जा रहे हैं। मैं तुम्हें रोलर कोस्टर, ड्रॉप टावर, पेंडुलम राइड और हॉन्टेड हाउस का अनुभव कराऊंगा। रुवान गुआंगजियान उलझन में पड़ गया और चुप हो गया। थोड़ी देर बाद उसने उत्सुकता से पूछा, बॉस पेई को कैसे पता चला कि मुझे ये सब पसंद हैं? उद्धरण चिन्ह 345
शाम को स्वान लेक रेस्टोरेंट में पेई कियान खिड़की के पास एक शांत कोने में बैठी रुवान गुआंगजियान के आने का इंतजार कर रही थी। पता नहीं उसे रोलर कोस्टर और पेंडुलम राइड्स में कितना मजा आया होगा। पता नहीं भूतिया घर में घुसते समय उसे कितना डर लगा होगा। पेई कियान ने कल्पना की कि रुवान गुआंगजियान पेंडुलम राइड पर बैठा है, उसका चेहरा पीला पड़ गया है और वह जोर जोर से चिल्ला रहा है। तभी पेई कियान को राहत मिली। बदला मीठा होता है। उसने घड़ी पर नजर डाली। उन्हें अब तक आ जाना चाहिए था। उन्होंने शाम 7 बजे डिनर का समय तय किया था। लिटिल सन की पुरानी आदत के अनुसार उन्हें तय समय से 10 मिनट पहले यहां पहुंच जाना चाहिए था। फिर भी 7 बज चुके थे। वे अभी तक क्यों नहीं आए? क्या रुवान गुआंगजियान के लिए ये सब बहुत ज्यादा हो गया था? क्या भूख न लगने के कारण वह आराम करने के लिए होटल लौट गया था? हालांकि जब पेई कियान ने अपना मोबाइल फोन देखा तो कोई मिस्ड कॉल नहीं थी। जब वह असमंजस में था तभी लिटिल सन और रुवान गुआंगजियान आ गए। बॉस पेई, माफ कीजिए, हमें कुछ मिनट देर हो गई। लिटिल सन शर्मिंदा लग रहा था। रुवान गुआंगजियान उसके पीछे पीछे आया। ड्राइवर को दोष मत दीजिए, मैं इतना मजा कर रहा था कि समय का ध्यान ही नहीं रहा। पेंडुलम की सवारी बहुत मजेदार थी। रुवान गुआंगजियान ऐसा लग रहा था जैसे उसने अभी तक पर्याप्त मजा नहीं किया हो। पेई कियान, ये रुवान गुआंगजियान से उनकी पहली मुलाकात थी। उन्होंने सोचा था कि रुवान गुआंगजियान एक आम कलाकार की तरह दिखेंगे, जिनके लंबे लहराते बाल होंगे और शायद एक पतली सी मूंछ भी होगी। लेकिन ऐसा नहीं था। देखने में वे एक ऊर्जावान नौजवान लग रहे थे। उनके छोटे बाल, गोरी त्वचा और आकर्षक चेहरे के भाव थे। वे कुछ हद तक एक छात्र जैसे भी लग रहे थे। मोटे और किताबी कीड़ा जैसे शिक्षक कियाओ की तुलना में रुवान गुआंगजियान कहीं अधिक आकर्षक थे। उस समय रुवान गुआंगजियान उतने पीले और सुस्त नहीं लग रहे थे जितना पेई कियान ने सोचा था। वास्तव में वे बिल्कुल विपरीत थे। रुवान गुआंगजियान का चेहरा लाल था और वे काफी ऊर्जावान दिख रहे थे। वास्तव में वे थोड़े उत्साहित भी लग रहे थे। जाहिर है वे पेंडुलम की सवारी से बिल्कुल भी नहीं डरे थे। बॉस पेई, धन्यवाद। रुवान गुआंगजियान ने पेई कियान का हाथ पकड़ा और हिलाया। मुझे बहुत दिनों बाद इतना मजा आया। जिंगजोऊ का मनोरंजन पार्क वाकई दिलचस्प है। खासकर पेंडुलम झूले तो शंघाई के झूलों जैसे ही हैं। बहुत मजा आया। अफसोस की बात है कि मेरे पास इतना समय नहीं था, वरना मैं एक बार और झूलों का मजा लेना चाहती। पेई कियान का मन सवालों से भरा हुआ था। कुछ तो गड़बड़ थी। हालात पूरी तरह पलट गए थे। रुवान गुआंगजियान को तो इस तरह की चरम गतिविधियां पसंद थीं। रुवान गुआंगजियान भावुक होकर बोला, बॉस पेई, आप वाकई बहुत अच्छे हैं। आपको पता ही होगा कि मुझे इस तरह की गतिविधियां पसंद हैं। शायद इसीलिए आपने मेरे लिए खास इंतजाम किए। आपने तो इसे सरप्राइज बना दिया और मुझे गाड़ी में बैठने तक इंतजार करवाया। फिर भी हमारे रिश्ते को देखते हुए मुझे कहना पड़ेगा कि आप कुछ ज्यादा ही विनम्र हो गए। बॉस पेई, आपको इतना दयालु होने की जरूरत नहीं थी। एक बार फिर पेई कियान के पास शब्द नहीं थे। हमारा कैसा रिश्ता है? पेई कियान ने अपना गुस्सा दबाने की कोशिश की। उसे गुस्सा निकालना था, लेकिन रुवान गुआंगजियान के जुनून ने मानो उसके होंठ बंद कर दिए थे, जिससे उसे गाली देने का कोई रास्ता नहीं बचा था। खाने का आनंद लीजिए। पेई कियान चुपचाप बैठ गया। स्वान लेक रेस्टोरेंट का खाना मिंगयुन प्राइवेट किचन के खाने के मुकाबले कुछ भी नहीं था। हालांकि वहां भी कई लजीज व्यंजन थे। इसके अलावा यह एक बुफे था। कोई भी अपनी मर्जी से जो चाहे ले सकता था और जितना चाहे खा सकता था। रुवान गुआंगजियान ने कई व्यंजन लिए। देखते ही देखते मेज भर गई। पेई कियान के दिमाग में जो चल रहा था वह कुछ और ही था। रोलर कोस्टर और पेंडुलम की सवारी के बाद रुवान गुआंगजियान को सुस्ती और डर महसूस होना चाहिए था। उसकी भूख मर जानी चाहिए थी। दूसरी ओर पेई कियान को लजीज व्यंजनों का स्वाद लेते हुए उसकी डरी हुई हालत देखकर आनंद लेना चाहिए था। उसे आराम और खुशी महसूस होनी चाहिए थी। लेकिन रुवान गुआंगजियान न तो सुस्त था और न ही डरा हुआ, बल्कि वह ऊर्जावान और भूखा लग रहा था। इस तरह रुवान गुआंगजियान ने जी भरकर खाना खाया, जबकि पेई कियान की भूख मर गई। दर्दनाक। ऐसा लग रहा था जैसे पेई कियान ने मानो बादल पर मुक्का मार दिया हो। वह बहुत कोशिश कर रहा था। अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश में वे लगभग भड़क उठे। खाते खाते वे बातें करने लगे। रुवान गुआंगजियान ने लॉबस्टर के मांस का एक बड़ा टुकड़ा अपने मुंह में ठूंस लिया। पेंडुलम की सवारी वाकई बहुत मजेदार और रोमांचक थी। इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली। रोलर कोस्टर और ड्रॉप टावर ठीक ठाक थे। सिर्फ इनके लिए ही वापसी का टिकट खरीदना फायदेमंद होगा। कुल मिलाकर आज मुझे बहुत मजा आया। बॉस पेई, इतनी अच्छी मेहमाननवाजी के लिए धन्यवाद। चलिए मैं आपको एक टोस्ट देता हूँ। हालांकि वे शीतल पे पी रहे थे, फिर भी दोनों ने दिल खोलकर पीते हुए खुशी खुशी बातें की। पेई कियान को ऐसा लगा जैसे शराब उसके सिर पर चढ़ गई हो। क्या सब कुछ अच्छा था? क्या कोई ऐसी चीज थी जिससे आप संतुष्ट नहीं थे? पेई कियान ने पूछने की कोशिश की।
क्या कुछ कमी थी? शायद अगली बार हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। रुवान गुआंगजियान ने कुछ देर सोचा। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या कमी थी, तो मैं कहूंगा भूतिया घर। मुझे अंधेरे से बहुत डर लगता है और मैं तो डर के मारे रोने के लिए तैयार था। लेकिन भूतिया घर उतना डरावना नहीं था। अच्छा ही है, अगर बहुत डरावना होता तो शायद मैं अभी यहाँ नहीं बैठा होता। हा हा हा। पेई कियान सचमुच अवाक रह गया। देखो क्या हुआ। पेई कियान ने इतनी सारी गतिविधियों का इंतजाम करने में इतनी मेहनत की थी, लेकिन रुवान गुआंगजियान को रोलर कोस्टर और पेंडुलम राइड्स में उतना ही मजा आया जितना किसी शेर को मेमने में। आखिर में सब बेकार हो गया। सिर्फ एक गतिविधि रुवान गुआंगजियान को डरा सकती थी, लेकिन भूतिया घर बहुत ही घटिया था। रुवान गुआंगजियान बिल्कुल भी नहीं डरा था। पेई कियान की रुवान गुआंगजियान का मनोबल गिराने की योजना उसी पर भारी पड़ गई। कितना दर्दनाक। इसके लिए जिंगजोऊ का मनोरंजन पार्क ही जिम्मेदार है। वहां का भूतिया घर इतना घटिया क्यों है? कितनी शर्मनाक बात है। पेई कियान ने मन ही मन सारा दोष मनोरंजन पार्क पर डाल दिया। जल्द ही दोनों का पेट खाने पीने से भर गया। मेज पर खाली प्लेटें और व्यंजन बिखरे पड़े थे। रुवान गुआंगजियान ने खुशी से अपना पेट थपथपाया और डकार ली। स्वादिष्ट था। अरे बॉस पेई, आपको भूख क्यों नहीं लग रही? आपने तो बहुत कम खाया। पेई कियान हंस पड़ा। आज मुझे भूख नहीं लग रही। रुवान गुआंगजियान ने सिर हिलाया। मैं समझ गया। बॉस पेई, आप एक बड़ा व्यवसाय चलाते हैं और आप पर बहुत दबाव रहता होगा। शायद इसीलिए आपको भूख नहीं लगती। मैंने सुना है कि बॉस पेई को इस तरह की गतिविधियां पसंद हैं, है ना? मुझे अपने जैसी रुचियों वाला दोस्त मिलना बहुत मुश्किल रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम दोनों की इतनी सारी रुचियां और शौक एक जैसे होंगे। चलिए कुछ दिनों में साथ में पेंडुलम की सवारी करते हैं। मुझे यकीन है इससे आपकी भूख बढ़ जाएगी। पेई कियान एक पल चुप रहा, फिर बोला, कोई जरूरत नहीं। मेरे साथ औपचारिकता मत निभाए। पेई कियान गुस्से से आग बबूला हो गया। वह रुवान गुआंगजियान को पटाना चाहता था और फिर भी रुवान उसे शर्मिंदा कर रहा था। सबसे निराशाजनक बात यह थी कि पेई कियान कुछ नहीं कर सकता था। अगर वे सचमुच एक साथ पेंडुलम राइड पर चले गए तो पेई कियान को बेवजह दिल का दौरा पड़ जाएगा। ये पेई कियान के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। पिछली बार जब शिक्षक कियाओ आए थे तो पेई कियान ने उन्हें पश्चाताप करो और बच जाओ मंत्र का प्रयोग करके फंसाया था। इतना ही काफी था। पेई कियान चुटकी बजाते ही उन्हें प्रताड़ित कर सकता था। हालांकि शिक्षक कियाओ ने उसके बाद वापसी की थी, लेकिन जिंगजोऊ में रहने के दौरान भी उन्हें पेई कियान की यातनाओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन अब जब रुवान गुआंगजियान यहाँ था तो कहानी पूरी तरह से बदल गई थी। पेई कियान ने रोलर कोस्टर और राइड्स की पूरी योजना बनाने में बहुत मेहनत की थी, फिर भी सब व्यर्थ साबित हुआ। नतीजतन पेई कियान की नजरों में रुवान गुआंगजियान का स्थान तेजी से बढ़ गया। ऐसा लग रहा था कि वह जल्द ही शिक्षक कियाओ को भी पीछे छोड़ देगा। पेई कियान बहुत दुखी था। उसे रुवान गुआंगजियान से निपटने का कोई तरीका ढूंढना ही था। वह रुवान गुआंगजियान को अपनी मनमानी जारी रखने नहीं दे सकता था। अगली दोपहर रुवान गुआंगजियान अपना ड्राइंग टैबलेट और लैपटॉप लेकर तेंगदा के कार्यालय में पहुंचा। उसने पिछली रात अच्छा खाना खाया था और अच्छी नींद ली थी। सुबह उठते ही वह बेहद तरोताजा और प्रेरणा से भरपूर महसूस कर रहा था। आज तेंगदा के कार्यालय जाने का उसका मुख्य उद्देश्य गॉग के डिजाइनरों से मिलना था, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पात्रों के लिए उसके एनिमेशन और कॉन्सेप्ट डिजाइन उनकी अपेक्षाओं से अलग न हो। वह उनकी राय लेगा, स्केच बनाएगा और फिर उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में अपने सहयोगियों द्वारा अंतिम रूप देने के लिए भेजेगा। कार्यालय में कदम रखते ही रुवान गुआंगजियान रुक गया। ये कितना विशाल था। रुवान गुआंगजियान को लगा कि इस जगह की तुलना अपने हेलो वर्कस्पेस से करना एक छोटे से कमरे की तुलना एक आलीशान बंगले से करने जैसा है। फ्रेंच खिड़कियों के सामने कई हरे भरे पौधे लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी पेशेवर ने पौधों की अच्छी देखभाल की हो। इसके अलावा एक पेंट्री, एक मनोरंजन कक्ष, एक स्नैक एरिया, सब कुछ था, चाहे वह आवश्यक हो या अनावश्यक। सफेद पैरों वाली एक काली बिल्ली रुवान गुआंगजियान की ओर बढ़ी और उसे सूंघने के बाद बेपरवाही से मुड़कर चली गई। ऐसा लग रहा था मानो बिल्ली रुवान गुआंगजियान का देहाती होने पर मजाक उड़ा रही हो। रुवान गुआंगजियान चौंक गया। ऐसी जगह का किराया कितना होगा? ये तो बहुत ही खर्चीला था। उसका हेलो वर्कस्पेस शंघाई में था, उस बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी के पास जहां से उसने स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। जिंगजोऊ में ऐसी जगह का किराया शायद शंघाई से ज्यादा नहीं होगा, लेकिन फिर भी रुवान गुआंगजियान के लिए यह बहुत ज्यादा था। स्वाभाविक रूप से एक महंगी जगह किराए पर लेने का मतलब था कि सभी के कार्यक्षेत्र तंग होंगे। इसके अलावा उनके पास अच्छे डेस्क और कंप्यूटर खरीदने के लिए कम पैसे होंगे। अन्य सुविधाओं में भी समझौता करना पड़ेगा। शुरुआत में रुवान गुआंगजियान को इतना बुरा नहीं लगा। आखिर शंघाई के कार्यालय ज्यादातर ऐसे ही होते थे। मानक कार्यक्षेत्र लगभग 10 वर्ग मीटर का होता था। इससे छोटा होता तो बहुत तंग होता, इससे बड़ा होता तो बहुत महंगा होता।
रुवान गुआंगजियान हमेशा सोचते थे कि उनका अपना कार्यक्षेत्र काफी विशाल है। हालांकि जब उन्होंने तेंगदा में काम करने की स्थिति देखी तो उन्हें तुरंत कड़वाहट महसूस हुई। अंतर बहुत बड़ा था। लियादा उनका स्वागत करने के लिए खड़ी हुई। बड़े बॉस रुवान गुआंगजियान, आप कैसे हैं? मैं लियादा हूँ। हमने ऑनलाइन बहुत बातें की हैं। फ्रंट डेस्क पर मौजूद लड़कियों ने रुवान गुआंगजियान को एक कप चाय दी, जिसके बाद लियादा और रुवान गुआंगजियान ने जियोजी के हीरो डिजाइनों पर विस्तार से चर्चा शुरू की। रुवान गुआंगजियान लियादा की ब्रीफिंग सुन रहे थे और साथ ही अपने ड्राइंग टैबलेट पर स्केच बना रहे थे और लगातार उसमें सुधार कर रहे थे। न्याय के इस रक्षक विनम्र का किरदार बॉस पेई पर आधारित है। आपका मूल स्केच कई जगहों पर ठीक नहीं लग रहा है। उदाहरण के लिए शरीर को ही ले लीजिए। रुवान गुआंगजियान ने लियादा की सलाह के अनुसार बारीकियों को सुधारा। उन्होंने नायक के शरीर के उपयुक्त हिस्सों को उभारा और उसके भावों को उसके चरित्र के अनुरूप समायोजित किया। आमने सामने की बातचीत ऑनलाइन बातचीत से कहीं अधिक सहज थी। नायक का डिजाइन जल्द ही लियादा के शुरुआती विचार के काफी करीब दिखने लगा। देखते ही देखते दोपहर हो गई। आदत के अनुसार रुवान गुआंगजियान ने अपना मोबाइल फोन निकाला। क्या खाना मंगवाने का समय हो गया है? आप लोग आमतौर पर कहाँ से मंगवाते हैं? लियादा ने झटपट कहा, मैं कर देती हूँ। हमारे लिए खाना खास तौर पर तैयार किया जाता है। आप बस दोपहर के खाने में जो चाहें चुन लीजिए। खाना तैयार है। रुवान गुआंगजियान ने संदेह से लियादा का मोबाइल फोन लिया और उस पर एक साधारण सा मेनू देखा। उसमें अंडे और टमाटर, आलू के साथ बीफ स्टू, डबल कुक्ड पोर्क वगैरह थे। व्यंजन देखने में आमतौर पर दूसरे रेस्टोरेंट में मिलने वाले व्यंजनों से अलग नहीं थे। रुवान गुआंगजियान ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सोचा कि कोई पास के किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगवाएगा। उसने लापरवाही से डेली हेल्दी सेट मील चुना और फिर जल्दी से इसके बारे में भूल गया। ठीक 12 बजे डिलीवरी वाला आ गया। ऑफिस में सभी लोग अपनी अपनी सीटों से उठे और पेंट्री की ओर चल पड़े जैसे उन्होंने पहले से ही इस बारे में बात कर ली हो। एक एक करके सफेद चीनी मिट्टी के कटोरे मेज पर रखे गए। ये बहुत ही भव्य लग रहा था। सब लोग खाते हुए बातें और हंसी मजाक कर रहे थे। यह आपका है, डेली हेल्दी सेट मील। अरे, ये झींगा के साथ ब्रोकली है। लियादा ने रुवान गुआंगजियान को एक पारदर्शी कांच का लंच बॉक्स दिया। रुवान गुआंगजियान ने उसे लिया और खोला। लंच बॉक्स 3 हिस्सों में बंटा हुआ था। लंच बॉक्स के आधे हिस्से में मुख्य व्यंजन था। इसमें हरी ब्रोकली के साथ कई बड़े झींगे मिले हुए थे। बीच में गाजर के टुकड़े भी थे। खाना बहुत रंगीन और बिल्कुल भी तैलीय नहीं लग रहा था। 2 छोटे हिस्सों में भूरे चावल के 2 गोले और सैल्मन साशिमी के कई टुकड़े थे। पूरे भोजन के साथ शकरकंद का मिल्कशेक भी था। सारा खाना पारदर्शी कांच के लंच बॉक्स में रखा गया था। ये बेहद स्वादिष्ट और शानदार लग रहा था और रुवान गुआंगजियान के मुंह में पानी आ गया। 346। रुवान गुआंगजियान ने खाना चखा और उन्हें लगा कि यह उम्मीद से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। इससे पहले रुवान गुआंगजियान शंघाई में हमेशा बाहर से मंगवाया हुआ खाना खाते थे। उन्होंने आसपास के लगभग सभी टेक आउट रेस्टोरेंट से खाना मंगवा लिया था। फिर भी उन्हें हर दिन ये सोचने में बहुत दिमाग लगाना पड़ता था कि क्या खाएं। स्वादिष्ट टेक आउट तो मिलते थे, जैसे मसालेदार तला हुआ खाना, बारबेक्यू कबाब, मांस और सब्जियों के साथ चावल वगैरह, लेकिन वे अक्सर बहुत ज्यादा तैलीय और सेहत के लिए हानिकारक होते थे। अगर कोई इस तरह का खाना बार बार खाता तो उसका वजन आसानी से बढ़ जाता या उसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो जाती। दूसरी ओर जो टेक आउट खुद को सेहतमंद बताते थे, उनका स्वाद अक्सर बहुत खराब होता था। उनमें से ज्यादातर में कच्ची सब्जियों को एक साथ मिलाकर बनाया जाता था। इसलिए उनसे रुवान गुआंगजियान का पेट ज्यादा देर तक नहीं भरता था। उन्हें अक्सर दोपहर तक भूख लग जाती थी, जिसका असर उनकी उत्पादकता पर पड़ता था। इस बारे में कुछ नहीं किया जा सकता था। अपने खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए कई रेस्टोरेंट उसमें बहुत सारे मसाले और फ्लेवर मिलाते थे। आखिरकार जो ग्राहक खाना पैक करवा कर ले जाते हैं, वे अपनी सेहत को लेकर ज्यादा चिंतित नहीं होते। उन्हें शायद सिर्फ खाने के स्वाद की फिक्र होती है। अगर उन्हें खाना बेस्वाद और नीरस लगता है तो वे शायद उसी रेस्टोरेंट से दोबारा ऑर्डर नहीं करेंगे। खाने को सचमुच सेहतमंद बनाने के लिए रेस्टोरेंट को ताज़ी सामग्री का इस्तेमाल करना होगा। इसके अलावा रसोइयों के पास बेहतरीन कौशल होना चाहिए। और आखिर में ग्राहकों को स्वाभाविक रूप से ज्यादा कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना होगा। इसलिए शंघाई में इतने लंबे समय तक रहने के बावजूद रुवान गुआंगजियान ने कुछ ही सेहतमंद खाना पैक करवाकर खाया था, और वो भी उनमें से शायद ही किसी खाने का स्वाद घर के बने सेहतमंद खाने जैसा था, जैसे उस समय उनके सामने रखा सेट मील। रुवान गुआंगजियान ने उत्सुकता से पूछा, इस सेट की कीमत कितनी है? लियाडा ने जवाब दिया, कर्मचारियों को इन खाने के लिए पैसे नहीं देने पड़ते, लेकिन बाहर के लोगों को लगभग 20 युआन देने पड़ते हैं। रुवान गुआंगजियान भावुक हुए बिना नहीं रह सके। ये तो महंगा नहीं है। क्या हमें कटलरी रखने को मिलेगी? लियाडा ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं।
किसी को इन्हें लेने और कीटाणुरहित करने के लिए भेजा जाएगा। रुवान गुआंगजियान और भी हैरान हो गया। इसका मतलब है कि खाना वाकई महंगा नहीं है। क्या रेस्टोरेंट सिर्फ 20-25 युआन प्रति भोजन लेकर अपनी लागत वसूल कर सकता है? ली याडा मुस्कुराए। फिश कैचिंग टेक आउट को तो हमेशा नुकसान ही होता रहा है। बॉस पेई अपनी जेब से पैसा लगाकर कारोबार चला रहे हैं। हालांकि सामग्री और पूंजी पर खर्च किए गए पैसे के हिसाब से कारोबार मुनाफे वाला होना चाहिए। बात बस इतनी सी है कि अभी यह बहुत छोटे पैमाने पर चल रहा है और बहुत कम लोग ऑर्डर देते हैं। इसीलिए कंपनी को अभी भी घाटा हो रहा है। शायद भविष्य में इससे मुनाफा हो, हम पक्का नहीं कह सकते। मुझे लगता है कि बॉस पेई ने इस कंपनी को सिर्फ अपने कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए शुरू किया है। ये ठीक वैसे ही है जैसे स्कूल कैंटीन में छात्रों के खाने पर सब्सिडी देते हैं। रुवान गुआंगजियान चुपचाप अपना खाना खाते रहे। जब सभी ने खाना खत्म कर लिया तो उन्होंने चम्मच कांटा इकट्ठा किया और उन्हें फ्रंट डेस्क पर रख दिया। फिर वे अपने अपने वर्कस्पेस पर वापस चले गए, शो देखने या दोपहर की झपकी लेने के लिए। लियाडा को झपकी लेने की आदत नहीं थी, इसलिए उसने रुवान गुआंगजियान से बातचीत शुरू कर दी। रुवान गुआंगजियान ने एक बार फिर जिंगजोहू के किराए और दैनिक खर्चों के बारे में पूछा। जैसे जैसे उनकी बातचीत बढ़ती गई, रुवान गुआंगजियान को और भी ईर्ष्या होने लगी। आखिर जिंगजोहू एक द्वितीय श्रेणी का शहर था। यहाँ रहने का खर्च शंघाई की तुलना में बिल्कुल अलग स्तर का था। स्वाभाविक रूप से रुवान गुआंगजियान को सब कुछ सस्ता लग रहा था। लियाडा ने अपविंड लॉजिस्टिक्स, फिश कैचिंग, इंटरनेट कैफे, आरओएफ के कंप्यूटर इंस्टॉलेशन व्यवसाय और इसी तरह की अन्य चीजों के बारे में बात की। उनके बोलने के तरीके से यह स्पष्ट था कि उन्हें तेंगा कॉर्पोरेशन पर बहुत गर्व था। रुवान गुआंगजियान चुपचाप सुनते रहे। अंत में उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। उन्होंने धीरे से आह भरी और ड्राइंग बनाने में लग गए। लियाडा उठी और कॉफी लेने के लिए पेंट्री में गईं। उन्होंने अपना मोबाइल फोन निकाला और चुपके से पेई कियान को संदेश भेजा। बॉस पेई, मैंने बिग बॉस रुवान गुआंगजियान को तेंगा के सभी लाभों के बारे में बता दिया है, जैसा आपने कहा था। पेई कियान का जवाब लगभग तुरंत आ गया। उसकी क्या प्रतिक्रिया थी? लियाडा ने जवाब दिया, उसने कुछ खास नहीं कहा, लेकिन वह निराश लग रहा था। मुझे लगता है कि तेंगा के शानदार लाभों के बारे में सुनकर उसे गुस्सा आ गया होगा। बड़े बॉस तो कोई शिकायत नहीं रखेंगे, है ना? पेई कियान ने जवाब दिया, शाबाश, मैं जल्दी आता हूँ। पेई कियान बिस्तर पर आलस कर रहा था। लियाडा के संदेश पढ़ते ही वह झट से उठा और जितनी जल्दी हो सके कपड़े बदले। आज वह फिर से आलस के मूड में था। दोपहर से लेकर 2 बजे तक सोता रहा, फिर कहीं जाकर उठा। वह कुछ देर टीवी शो देख रहा था कि उसे लियाडा की खुशखबरी मिली। वह तुरंत ऑफिस जाने के लिए बेताब हो गया। कल रुवान गुआंगजियान ने पेई कियान को बुरी तरह परेशान किया था, इसीलिए वापस आकर वह बदला लेने का तरीका सोच रहा था। भला बॉस पेई को उनके ही इलाके जिंगजोहू में कैसे हराया जा सकता था? बहुत सोच विचार करने के बाद भी पेई कियान को रुवान गुआंगजियान को तेंगा के फायदों के बारे में बताकर उसे चोट पहुंचाने का ही एकमात्र उपाय सूझा। अपविंड लॉजिस्टिक्स, फिश कैचिंग, इंटरनेट कैफे और फिश कैचिंग टेकआउट जैसी कंपनियां, जिनमें मालिकों को अपनी जेब से पैसे खर्च करने पड़ते हैं, चलाने में काफी खर्च आता है। इसके अलावा आमतौर पर बेहतरीन गुणवत्ता की गारंटी भी देनी पड़ती है। इसलिए शंघाई, बीजिंग और गुआंगझो जैसे बड़े शहरों में ऐसी कंपनियां बहुत कम थीं। साथ ही रुवान गुआंगजियान का कार्यस्थल शंघाई में था, जहां किराया और रहने का खर्च बहुत अधिक था। जाहिर है वह अपने कार्यस्थल को तेंगा जितना आलीशान नहीं बना सकता था। इसलिए पेई कियान ने इसे एक बड़ा मुद्दा बनाने का फैसला किया। वह रुवान गुआंगजियान को करारा झटका देकर पिछली रात की घटना का बदला लेना चाहता था। मौजूदा हालात को देखते हुए उसकी योजना काफी हद तक सफल हो रही थी। रुवान गुआंगजियान को शायद पहले ही चोट पहुंच चुकी थी। पेई कियान को लगा कि अब उसे जीवन अचानक अर्थहीन और नीरस लगने लगा है। पेई कियान इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। कुछ मिनट बाद पेई कियान दफ्तर पहुंचा। वह बेहद बेफिक्र होकर अंदर आया। फिर उसने रुवान गुआंगजियान को नमस्कार किया, जो उस समय अपने काम में मग्न था। भाई रुवान, कल रात कैसी नींद आई? आज काम ठीक चल रहा है? माफ कीजिए, मैं सुबह से काफी व्यस्त था, इसीलिए दफ्तर नहीं आ पाया। लंच कैसा था? दफ्तर का माहौल कैसा है? पेई कियान मुस्कुराया, मानो रुवान गुआंगजियान के घावों पर नमक छिड़कने को तैयार हो। रुवान गुआंगजियान पहले से कहीं ज्यादा उदास लग रहा था, मानो वह कुछ सोच रहा हो। पेई कियान को देखकर उसने आखिरकार मन बना लिया। बॉस पेई, मैंने फैसला कर लिया है। मैं अपना दफ्तर जिंगजोहू में स्थानांतरित करने जा रहा हूँ। रुवान गुआंगजियान बेहद गंभीर दिख रहा था। पेई कियान दंग रह गया। कुछ देर बाद उसके मन में कई सवाल उठे। क्या उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रुवान गुआंगजियान उनसे सबसे पहले यही बात कहेंगे? कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए पेई कियान ने जल्दी से कहा, भाई रुवान, आपको इस तरह की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपना कार्यस्थल बदलना कोई छोटी बात नहीं है।
आप जिस कार्यालय में अभी किराए पर हैं, उसका क्या? आपने जो फर्नीचर और कंप्यूटर खरीद लिए हैं, उनका क्या? कर्मचारियों को भी घर बदलना होगा। उन्हें अपने गृहनगर छोड़कर इतनी दूर जिंगजोऊ आना होगा। आपको इस बारे में थोड़ा और सोचना चाहिए। थोड़ा और सोचिए। पेई कियान को चक्कर आने लगा। रुवान गुआंगजियान, क्या इतना काफी नहीं है कि तुम अपनी मर्जी से इतनी दूर जिंगजोऊ आकर मुझे धोखा दे रहे हो? क्या तुम सच में अपना पूरा वर्कस्पेस जिंगजोऊ में शिफ्ट करने की सोच रहे हो? क्या तुम मुझे जान से मारना चाहते हो? अब तक तेंगा के डिजाइनर हेलो वर्कस्पेस ऑनलाइन के साथ आर्ट रिसोर्स पर काम कर रहे थे। हालांकि यह पहले जितना कारगर नहीं था, फिर भी रुवान गुआंगजियान की देखरेख और गुणवत्ता नियंत्रण में आर्ट रिसोर्स बेहतरीन बन रहे थे। अगर पूरा हेलो वर्कस्पेस ही जिंगजोऊ में शिफ्ट हो गया, तो कर्मचारियों को संचार में कोई समस्या आने पर आमने सामने मिलने के लिए बस एक गाड़ी से जाना पड़ेगा। इसलिए पेई कियान ने जल्दी से रुवान गुआंगजियान का मन बदलने की कोशिश की, उम्मीद करते हुए कि वह इस अव्यावहारिक विचार को हमेशा के लिए छोड़ देंगे। रुवान गुआंगजियान ने हल्की सी मुस्कान दी। बॉस पेई, मैं आपकी अच्छी मंशा समझता हूँ। पूरा वर्कस्पेस यहाँ शिफ्ट करना वाकई परेशानी भरा होगा। सच कहूँ तो मेरे अलावा मुझे यकीन है कि मेरे ज्यादातर कर्मचारी भी यहाँ आने के इच्छुक नहीं होंगे। लेकिन मैंने काफी समय से इस बारे में सोचा है और इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि जिंगजोऊ जाने के कई फायदे हैं। यहाँ का किराया शंघाई से काफी सस्ता है। हर चीज सस्ती है। यहाँ मछली पकड़ने की सुविधा और अपविंड लॉजिस्टिक्स जैसी सुविधाएं भी हैं। जिंगजोऊ में जीवन स्तर और सुविधाएं लगभग पक्की हैं। कार्यस्थल में काम करने वाले अन्य लोग भी जिंगजोऊ जाने के बाद कम खर्च में रह सकेंगे। अगर उनकी तनख्वाह उतनी ही रहती है तो उनका जीवन स्तर जरूर सुधरेगा। जहां तक आने जाने की योजना की बात है, मैंने इस बारे में भी लगभग सोच लिया है। हम अपना मौजूदा कार्यालय किराए पर दे देंगे और वहां का सारा फर्नीचर और स्टेशनरी बेच देंगे। फिर जिंगजोऊ जाने के बाद हम नया सामान खरीद लेंगे। इतनी लंबी दूरी तय करने में काफी खर्च आएगा, लेकिन सब कुछ देखते हुए हम शायद कुछ समय बाद ये रकम वसूल कर लेंगे। पेई कियान को चक्कर आने लगा। अपना गृहनगर छोड़ना मुश्किल होता है। क्या आपके कर्मचारी आपके साथ डटे रहेंगे और आपके साथ चले जाएंगे? रुवान गुआंगजियान मुस्कुराए। अपना गृहनगर छोड़ना मुश्किल होता है से आपका क्या मतलब है? हमारा गृहनगर कहाँ है? हमारे कार्यस्थल में कोई भी शंघाई में पैदा नहीं हुआ है। हम में से ज्यादातर लोग शंघाई में ही अटके हुए हैं। हम घर नहीं खरीद सकते, हमारी किस्मत अच्छी नहीं है और हमारे पास बैंक खाते भी नहीं हैं। जिंगजोऊ पहुंचने के बाद हमारी एकमात्र समस्या ये होगी कि हमारी कंपनी बहुत छोटी है। हमारे लिए नौकरी बदलना मुश्किल होगा। हालांकि मेरे कार्यस्थल के सभी मुख्य सदस्य मेरे अच्छे दोस्त हैं। वे मेरे पीछे पीछे चलने को बेताब हैं। मैं जहां भी जाऊंगा वे मेरे लिए काम करेंगे। मैं दूसरे कर्मचारियों पर जबरदस्ती नहीं करूंगा। जो इच्छुक हैं वे मेरे साथ आ सकते हैं। जो नहीं हैं वे नई नौकरी ढूंढने के लिए स्वतंत्र हैं। वैसे भी मुश्किलों का जल्द से जल्द निपटारा करना बेहतर है। जब कार्यक्षेत्र तो हर जगह एक जैसा ही होगा तो कम तनाव वाले शहर में क्यों न चले जाएं। और यहाँ मेरे दोस्त भी हैं। रुवान गुआंगजियान ने पेई कियान को स्नेह भरी नजरों से देखा। पेई कियान, तभी पेई कियान समझ गया कि रुवान गुआंगजियान उसे अपना दोस्त कह रहा है। रुवान गुआंगजियान ने बोलना जारी रखा। कुल मिलाकर जिंगजोऊ पहुंचने के बाद हमारा कार्यक्षेत्र आप पर निर्भर करेगा, बॉस पेई। आप इतने वफादार व्यक्ति हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि मैं आप पर विश्वास कर सकता हूं। पेई कियान के मन में कई सवाल उठ रहे थे। वह बहुत घबराया हुआ महसूस कर रहा था। पेई कियान को लगा कि बातचीत पहले तो काफी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उसमें कई मोड़ आए और अंत में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। बिल्कुल नहीं, मैं इसे ऐसे ही चलने नहीं दे सकती। रुवान गुआंगजियान अपना पूरा वर्कस्पेस यहीं शिफ्ट करने जा रहे हैं। ये तो सरासर बेवकूफी है। पेई कियान ने झट से कहा, भाई रुवान, मैं समझती हूँ कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आप आजकल काम में बहुत व्यस्त हैं। अगर आप अभी अपना वर्कस्पेस शिफ्ट करते हैं तो हो सकता है कि आप अपने असाइनमेंट संतोषजनक ढंग से पूरे न कर पाएं। आपको इस बारे में और सोचना चाहिए। जल्दबाजी मत कीजिए। रुवान गुआंगजियान ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, ये सही है। ठीक है, तो तेंगा के कला संसाधनों पर काम खत्म होते ही हम शिफ्ट होने की तैयारी करेंगे। रुवान गुआंगजियान के बोलते ही वे वापस काम पर लग गए। उनका दिल उज्ज्वल भविष्य की उम्मीदों से भरा हुआ था। रुवान गुआंगजियान को आत्मविश्वास से भरा देखकर पेई कियान गहरी उलझन में पड़ गई। अरे नहीं, कुछ भयानक हो गया है। हेलो वर्कस्पेस 3-4 महीने में जिंगजोऊ शहर में शिफ्ट हो जाएगा। पेई कियान इसके बारे में क्या कर सकता था? जब रुवान गुआंगजियान शंघाई में था तब पेई कियान उसके प्रभाव से दूर रहा, लेकिन एक बार जब वह जिंगजोऊ चला गया तो क्या पेई कियान पूरी तरह से उसके रहमोकरम पर नहीं हो जाएगा? तब उसे क्या करना चाहिए? पेई कियान का सिर दर्द करने लगा। वह चुपचाप गेस्ट रूम में गया, एक कप चाय पी और गहरी सोच में डूब गया। डिंग डिंग,
उसका फोन बज उठा। पेई कियान ने फोन उठाया और देखा कि उसे ली याडा का संदेश मिला है। बॉस पेई, क्या ये भी आपकी योजना में था? वाह, क्या गजब की योजना है। सिर्फ कुछ शब्दों से ही बिग बॉस रुवान जिंगजो आ गए। वो तो अपना पूरा वर्कस्पेस भी साथ ला रहे हैं। क्या कलाकारों को बिना कुछ दिए लुभाने का यही वो मशहूर तरीका है? आप वाकई बहुत आकर्षक और मनमोहक हैं बॉस पेई, मुझे मानना पड़ेगा। पेई कियान को एक के बाद एक कई संदेश मिले। इससे साफ था कि ली याडा उनका कितना सम्मान करते थे। एक बार फिर पेई कियान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। वो कहना चाहते थे कि ये एक बड़ी गलतफहमी है, लेकिन कुछ शब्द टाइप करने के बाद उन्होंने सब डिलीट कर दिया। वो मन ही मन आह भरते रहे, ये तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। 347 3 दिसंबर शुक्रवार तेंगदा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड तांग यीशु ने हमेशा की तरह ग्लेबेला की गंदगी साफ की और उसका खाना भर दिया। फिर वह बाओजू के पास से गुजरी और अपनी डेस्क पर लौट गई। बाओजू के मॉनिटर पर जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क की वेबसाइट चल रही थी। वह किसी रोमांचक ऑनलाइन उपन्यास में इतना मग्न लग रहा था कि उसे अपने आसपास की किसी भी बात की परवाह नहीं थी। हालांकि जैसे ही तांग यीशु उसके पास से गुजरी, उसने चारों ओर तिरछी नजरों से देखा कि कहीं कोई उसे देख तो नहीं रहा है। फिर उसने तुरंत गेमिंग प्रोग्राम खोल लिया। उसने एडिट किए गए डॉक्यूमेंट को स्कैन किया, सेव किया और चैट सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके ली याडा को भेज दिया। सब कुछ खत्म करने के बाद बाओजू ने राहत की सांस ली और पढ़ने का नाटक करने लगा। गेम और प्रोग्राम के बीच बार बार स्विच करना धीमा और असुविधाजनक था। इससे बाओजू के पकड़े जाने का खतरा भी बढ़ गया था। ऑनलाइन नॉवेल वेबसाइट से स्विच करना कहीं ज्यादा तेज था। गॉग का रिसर्च और डेवलपमेंट तेजी से चल रहा था, फिर भी डिजाइनिंग का बहुत काम बाकी था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इस तरह के गेम्स में अक्सर कई बग्स आ जाते थे। हर हीरो की अनोखी कार्यप्रणाली, उनकी स्किल्स की प्राथमिकता, उनकी स्किल्स के एक्शन, स्पेशल इफेक्ट्स और स्टैट्स का कोई मतलब बनता है या नहीं, क्या अन्य डिटेल्स को भी बेहतर बनाने की जरूरत है। ये सभी डिजाइन संबंधी समस्याएं थीं जिन पर उन्हें लगातार काम करना था। इन सभी का कुल योग ली याडा और उनकी डिजाइन टीम की क्षमताओं से परे था। जाहिर है बाओजू को मदद के लिए आगे आना पड़ा। हालांकि एक और पेड हॉलिडे के डर से बाओजू थोड़ा कमजोर महसूस कर रहा था। उसने खुलेआम दस्तावेज को एडिट करने की हिम्मत नहीं की, इसलिए उसके पास एडिट करने के बाद उसे चुपके से ली याडा को भेजने के अलावा कोई चारा नहीं था। ली याडा ही दस्तावेज को अपलोड करेंगी। इस तरह बाओजू एक बार फिर सबसे उत्कृष्ट कर्मचारी कहलाने से बच सकता था। कुछ मिनट बाद ली याडा ने उसे जवाब दिया, क्या मैं इस सप्ताहांत आपके लिए ओवरटाइम काम करने का अनुरोध करूं? या आप फिर से चुपके से कार्यालय आएंगे? मुझे नहीं लगता कि आपको ऐसा करना चाहिए। जितने ज्यादा लोग होंगे, पकड़े जाने की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। आप आसानी से मुसीबत में पड़ सकते हैं। बाओजू ने जवाब दिया, मैंने अभी तक इस बारे में सोचा नहीं है। मुझे इस पर और विचार करने दीजिए। पता नहीं क्यों, मुझे लग रहा है कि हाल ही में माहौल काफी तनावपूर्ण रहा है। कहीं मैं ज्यादा तो नहीं सोच रहा। पिछले सप्ताहांत तांग यीशु से टकराने के बाद से ही बाओजू को एक अशुभ आभास हो रहा था। वह किसी भी क्षण पकड़े जाने के लिए तैयार था। हालांकि बॉस पेई कभी उसकी तलाश में नहीं आए। ली याडा और लिटिल जो को बॉस पेई के कार्यालय में बुलाया गया था। इसका मतलब था कि बॉस पेई को पहले ही पता चल गया था कि सप्ताहांत में कुछ लोगों ने कार्यालय में काम किया था। इस बार बाओजू भाग्यशाली रहा। ली याडा और लिटिल जो ने उसका बचाव किया। इसके अलावा नई युवा लड़की तांग यीशु काफी वफादार थी। उसने बॉस पेई को उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, इसलिए बाओजू को यकीन था कि फिलहाल वह सुरक्षित है। हालांकि इस पूरी स्थिति ने बाओजू को और भी सतर्क कर दिया था। बॉस पेई ने कुछ लोगों को इस सप्ताहांत में ओवरटाइम काम करने की अनुमति दी थी। डिजाइन टीम को एक निश्चित कोटा दिया गया था। हालांकि ओवरटाइम काम करने वाले लोगों की संख्या और काम करने की अवधि बहुत सीमित थी, फिर भी यह अच्छी खबर थी। टीम के सदस्यों को अब पहले की तरह छुपकर घर से काम करने की जरूरत नहीं थी। वे खुलेआम कार्यालय आ सकते थे, अपने लिए एक कप कॉफी बना सकते थे, कुछ नाश्ता कर सकते थे और आमने सामने बैठकर डिजाइन की दिशा पर चर्चा कर सकते थे। फिर भी बाओजू ने अनुमति मांगने का कोई इरादा नहीं किया था। अगर वह सप्ताहांत में ओवरटाइम काम करने के लिए आवेदन करता, तो बॉस पेई उसे कैसे देखते? उसके सहकर्मी उसे कैसे देखते? क्या उसकी सारी मेहनत बेकार नहीं चली जाती? उसे अगले सर्वश्रेष्ठ कर्मचारी के चयन में केवल 2 या 3 महीने बचे थे। बाओजू अपनी सारी मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहता था। इसलिए बाओजू के पास केवल 3 विकल्प थे। वह ओवरटाइम काम करने की अनुमति के लिए आवेदन कर खुलेआम कार्यालय आ सकता था, घर से काम कर सकता था, या बिना अनुमति मांगे चुपके से कार्यालय आ सकता था। बाओजू दुविधा में पड़ गया। हालांकि उसकी अंतरात्मा ने उसे बताया कि निर्णय लेने में कोई जल्दबाजी नहीं है। वह फैसला करने से पहले कुछ और समय तक स्थिति का अवलोकन कर सकता था।
शनिवार रात फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की होंडोंग विश्वविद्यालय शाखा में पेई कियान और लीशी चुपचाप कॉकटेल पी रहे थे। पेई कियान खोया हुआ लग रहा था, उसकी नजर कहीं और थी और वह उदास प्रतीत हो रहा था। दूसरी ओर लीशी ने अपनी ड्रिंक की चुस्की ली और बॉस पेई के चेहरे के भावों को गौर से देखा। ऐसा लग रहा था मानो वह ये जानने की कोशिश कर रहा हो कि बॉस पेई के मन में क्या चल रहा है। पेई कियान को लग रहा था कि हाल ही में सब कुछ गड़बड़ हो रहा है, इसलिए उसने शाम को सारा काम छोड़कर 1-2 ड्रिंक पीने का फैसला किया। उसे लीशी से मिलने की उम्मीद नहीं थी। पेई कियान ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। आखिर लीशी तो फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे का नियमित ग्राहक था। उसने सोचा कि यह महज एक संयोग है, कोई असामान्य बात नहीं। लेकिन लीशी की सोच अलग थी। वह पेई कियान से मिलने की उम्मीद में जानबूझकर होंडोंग विश्वविद्यालय की शाखा में आया था। वजह यह एक लंबी कहानी थी। जब मिंगयुन प्राइवेट किचन मशहूर हुआ तो लीशी की फू हुई इन्वेस्टमेंट्स ने भारी मुनाफा कमाया। नतीजतन लीशी पेई कियान की हर गतिविधि में और भी दिलचस्पी लेने लगा। उसे अचानक एहसास हुआ कि निवेश करना कितना आसान हो गया है। उसने सोचा था कि उसे बस उस जगह निवेश करना होगा जहां बॉस पेई ने फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे या रेस्टोरेंट खोला हो। इससे मुनाफा पक्का हो जाएगा। हालांकि पेई कियान की दिलचस्पी भौतिक उद्योग में कम होती जा रही थी। उसने ज्यादा से ज्यादा कुछ शॉपिंग मॉल में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे 2.0 खोले थे। इसके बाद लीशी को कुछ भी सुनने को नहीं मिला। लीशी पेई कियान के नक्शे कदम पर चलना चाहता था और उसकी बुद्धिमत्ता का लाभ उठाना चाहता था, लेकिन वह ऐसा करने में नाकाम रहा। इससे लीशी बहुत परेशान था। फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे पहले ही लोकप्रिय हो चुका था। वहां ज्यादा से ज्यादा लोग गेम खेल रहे थे और उसकी प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। क्या देश भर में विस्तार करने और भी शाखाएं खोलने का यही सबसे अच्छा समय नहीं था? अगर पेई कियान स्थिरता चाहते थे तो क्या उन्हें कम से कम होंडोंग प्रांत के अन्य शहरों जैसे लुझोउ या लिनचेंग शहर में विस्तार की योजना नहीं बनानी चाहिए थी? लीशी बॉस पेई द्वारा इन शहरों में फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे की नई शाखाएं खोलने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे आसपास के क्षेत्र में निवेश करके लाभ कमा सकें। लेकिन इतने लंबे समय के बाद भी बॉस पेई ने ऐसा करने का कोई संकेत नहीं दिया। ऐसा लग रहा था मानो वे फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे को छोड़ रहे हों और व्यवसाय से सारे संबंध तोड़ रहे हों, जबकि अंततः इसने घाटे को मुनाफे में बदल दिया था। ये बहुत अजीब था। इसलिए लीशी आज और चुप नहीं रह सके। वे बॉस पेई से इसका स्पष्टीकरण जानना चाहते थे। बॉस पेई, लगता है आप बहुत व्यस्त रहे हैं। मैंने आपको कुछ समय से फिश कैचिंग इंटरनेट कैफे में नहीं देखा। आपका व्यवसाय अब बहुत अच्छा चल रहा है। यह अच्छी बात है। लीशी ने पेई कियान की चापलूसी करते हुए बात शुरू की। हालांकि पेई कियान अपने प्रयासों से अप्रभावित लग रहा था। उसका कारोबार खूब फल फूल रहा था, लेकिन इस समस्या में कुछ भी अच्छा नहीं था। पेई कियान ने अपनी कॉकटेल की चुस्की ली और अब भी उदास दिख रहा था। बॉस ली, मैं अब बहुत उलझन में हूँ। बॉस ली थोड़ी देर रुके और फिर मुस्कुराए। बॉस पेई, उलझन की क्या बात है? क्या आप इसलिए उलझन में हैं क्योंकि आपने अब तक हर क्षेत्र में सफलता हासिल की है? क्या आपको लगता है कि जीवन में अब पहले जैसी चुनौतियां नहीं बची हैं? एक बार फिर पेई कियान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। बॉस ली के पहले 2 वाक्य सही थे, लेकिन आखिरी वाक्य गलत था। ज्यादा सटीक कहें तो पेई कियान को लग रहा था कि जीवन बेहद चुनौतीपूर्ण है क्योंकि उसने अब तक हर क्षेत्र में सफलता हासिल की थी। उसे इतनी हार मिली थी कि उसका हौसला पस्त हो रहा था। दुर्भाग्य से वह अपनी ये परेशानियां किसी से साझा नहीं कर सकता था। पेई कियान ने लीशी की ओर देखा और गंभीरता से कहा, बॉस ली, आप निवेश करने में बहुत अनुभवी हैं। आप जिंगझोउ शहर के कारोबार को अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप मुझ जैसे उलझन में पड़े व्यक्ति को कुछ मार्गदर्शन दे सकते हैं? लीशी रुके और फिर मुस्कुराए। बॉस पेई, आप मुझसे मजाक कर रहे होंगे। निवेश के मामले में मैं आपके सामने कुछ भी नहीं हूँ। हो सकता है कि मैं जिंगझोउ के कारोबार के बारे में आपसे थोड़ा ज्यादा जानता हूँ, लेकिन आप निश्चित रूप से जिंगझोउ के कारोबार के भविष्य के विकास के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा जानते हैं। एक बार फिर पेई कियान के पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। मैं सचमुच आपसे मदद मांग रहा हूँ, मैं आपकी चापलूसी नहीं कर रहा हूँ। अरे, सफल लोगों से बात करना कितना थका देने वाला होता है। पेई कियान ने इधर उधर की बातें बंद करके सीधे मुद्दे पर आने का फैसला किया। बॉस ली, मैं सीधे सीधे बात कर रही हूँ। क्या आप मुझे जिंगझोउ शहर की उन परियोजनाओं के बारे में बता सकते हैं जिनमें निवेशक निवेश करने से कतराते हैं? मैं ऐसी परियोजनाओं में 5 से 10 मिलियन युआन का निवेश करना चाहती हूँ। जिंगझोउ शहर की अर्थव्यवस्था के विकास में यह मेरा छोटा सा योगदान होगा। लीशी अवाक रह गई। बॉस पेई अपने नाम के अनुरूप ही थे, उनके सवाल भी आम लोगों से अलग थे। दूसरे लोग तो सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं के बारे में पूछते थे जिनमें सबसे ज्यादा संभावनाएं हो या जिनसे सबसे ज्यादा लाभ मिले। लेकिन बॉस पेई सिर्फ उन्हीं परियोजनाओं के बारे में पूछ रहे थे जिनमें निवेशक निवेश करने से कतराते हैं। कमाल, वाकई उनका दिमाग किसी जीनियस जैसा था।
वे बाकी सबसे बिल्कुल अलग थे। अब समझ में आया, बॉस पेई। क्या आपको पारंपरिक निवेश परियोजनाएं बहुत सरल लगती हैं? उनसे आपको संतुष्टि नहीं मिलती, इसीलिए आप ज्यादा चुनौतीपूर्ण परियोजनाओं में हाथ आजमाना चाहते हैं। क्या आप खुद को चुनौती देना चाहते हैं? लीशी की आंखों में आदर और प्रशंसा का भाव था। पेई कियान ने कहा, लगभग। लीशी ने अंगूठा उठाकर कहा, मैं इसका सम्मान करता हूं। अगर आप जिंगझोऊ शहर की उन परियोजनाओं की बात कर रहे हैं जिनमें निवेशक हाथ लगाने से कतराते हैं, तो मुझे सिर्फ पुराने औद्योगिक क्षेत्र ही याद आते हैं। अब पूरा देश व्यवसायों को उन्नत बनाने, उत्पादन के पुराने तरीकों को खत्म करने और सेवा उद्योग तथा नवोन्मेषी व्यवसायों को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कई कारखाने पहले ही पुराने औद्योगिक क्षेत्रों से बाहर स्थानांतरित हो चुके हैं। वहां बस जर्जर कारखाने की इमारतें ही बची थीं। चूंकि ये क्षेत्र सुनसान बाहरी इलाकों में स्थित हैं, इसलिए इन्हें नजरअंदाज कर दिया गया है। कुछ लोगों ने बीजिंग के हालिया अनुभवों से सीख लेकर इस जगह को सांस्कृतिक औद्योगिक पार्क में बदलने का सुझाव दिया है। दरअसल कई लोगों ने ऐसे ही सुझाव दिए हैं, हालांकि उनमें से किसी ने भी पैसा लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरा देश इसी तरह की मुश्किल समस्या का सामना कर रहा है। कई शहरों ने बीजिंग की राह पर चलकर अपने पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को सांस्कृतिक औद्योगिक पार्क में बदलने के बारे में सोचा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर असफल रहे हैं। इसलिए हालांकि ऐसी योजनाओं के लिए हर तरफ से हरी झंडी मिल चुकी है, फिर भी किसी ने भी पुराने औद्योगिक क्षेत्रों को छूने की हिम्मत नहीं की है। निवेशकों ने ज्यादा से ज्यादा बस 1 या 2 कारखाने या गोदाम किराए पर लिए और कैफे या कला संग्रहालय खोले। उन निवेशकों को सालों तक नुकसान उठाना पड़ा। कैसा लगा, बॉस पेई? क्या ये काफी चुनौतीपूर्ण लगता है? लीशी के बोलने के बाद वह मुस्कुराया और पेई कियान की प्रतिक्रिया देखने के लिए इंतजार करने लगा। शुरू में उसने सोचा था कि पेई कियान सिर्फ दिखावा कर रही है। उन्हें उम्मीद थी कि इतने मुश्किल प्रोजेक्ट के बारे में सुनकर लीशी अपना मन बदल लेंगे, लेकिन उन्हें यह उम्मीद नहीं थी कि बॉस पेई की आंखें तुरंत चमक उठेंगी। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बॉस ली, मुझे ठीक यही जवाब चाहिए था। पेई कियान अपनी इस अप्रत्याशित खुशकिस्मती से बहुत खुश थे। लीशी सही थे, यह एक भयानक गड़बड़ थी। इस तरह की फैक्ट्रियां सभी सुनसान बाहरी इलाकों में स्थित थीं। उनके आसपास कोई सुविधा नहीं थी और उस इलाके से बहुत कम लोग गुजरते थे। अगर ये फैक्ट्रियां शहर के केंद्र में होती तो इन्हें कला संग्रहालय या अनोखे पर्यटन स्थलों में बदल दिया जाता। शायद इन्हें फिर से जीवित किया जा सकता था। अगर ये फैक्ट्रियां शहर के बीचों बीच होती तो इन्हें किसी और काम में लगाना पड़ता। अनगिनत लोग इन्हें पाने के लिए बेताब हो जाते, लेकिन किसी को भी इनमें दिलचस्पी नहीं थी, ठीक इसी वजह से कि ये फैक्ट्रियां बाहरी इलाकों में स्थित थीं। असल में किसी ने इन्हें तोड़ने की जहमत तक नहीं उठाई क्योंकि कोई भी इतना पैसा खर्च नहीं करना चाहता था। फिर भी पेई कियान को ठीक यही चाहिए था। पेई कियान ने अपना कॉकटेल पीकर उठ खड़ा हुआ और जाने की तैयारी करने लगा। लीशी ने झट से कहा, बॉस पेई, जरा रुकिए। क्या आप सचमुच उस जगह में निवेश करने जा रहे हैं? पेई कियान ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल। लीशी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसे मानना पड़ा कि बॉस पेई ने उसे कभी झूठ नहीं बोला था। बॉस पेई ने अतीत में जो कुछ भी किया था वह सब अविश्वसनीय लग रहा था। फिर भी बॉस पेई ने हर बार अपना वादा निभाया था, कभी पीछे नहीं हटे। इतना ही नहीं, वे सफल भी हुए थे। लीशी भी खड़े हो गए। बॉस पेई, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप इस कारखाने का इस्तेमाल किस लिए करने वाले हैं? पेई कियान कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, बॉस ली, मैं आपको एक शर्त पर बता सकता हूं। एक बार जब ये कारखाना खुल जाए तो आपको पहले ग्राहक बनकर कम से कम एक बार अंदर जाकर सब कुछ देखना होगा। लीशी मुस्कुराए बिना नहीं रह सके। कैसी शर्त है? कोई बात नहीं, अगर बॉस पेई ने ये शर्त नहीं भी रखी होती तो भी मैं जाकर देखता और सीखता। पेई कियान ने सिर हिलाया। ठीक है, तो मैं आपको सच बताता हूँ। मेरा इरादा एक बड़ा भूतिया घर बनाने का है। लीशा 348। अपने अपार्टमेंट में लौटने पर पेई कियान ने सहायक शिन को संदेश भेजा और उसे सोमवार को जिंगझोऊ शहर के आसपास के पुराने औद्योगिक क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए समय निकालने को कहा। उसने उसे वहां की बड़ी फैक्ट्रियों की कीमत पता करने और वहां एक भूतिया घर बनाने में आने वाले खर्च का अनुमान लगाने का भी निर्देश दिया। इसके बाद पेई कियान ने तांग येशु का संदेश पढ़ा। शनिवार का दिन था, कई लोग ओवरटाइम काम पर गए थे। देखने में तो तांग येशु ऐसी लग रही थी जैसे वह ग्लेबेला की गंदगी साफ करने गई हो, लेकिन असल में वह पेई कियान की ओर से ओवरटाइम काम करने वालों की निगरानी करने गई थी ताकि वे हद पार न करें। पेई कियान ने संदेश पढ़ा और नामों की सूची की तुलना ली याडा द्वारा दी गई सूची से की। बड़े फ्रेम वाले चश्मे वाली लड़की, वह ली याडा होनी चाहिए। चेहरे पर तिल वाला आदमी, वह लिटिल ली होना चाहिए। एक लंबा आदमी जिसके बाल छोटे कटे हुए हैं। पेई कियान ने तांग येशु के संदेश का मिलान ली याडा की नाम सूची से किया और पाया कि कुछ गड़बड़ है। कार्यालय में नाम सूची में दर्ज संख्या से एक व्यक्ति अधिक था।
केवल 5 लोगों ने ओवरटाइम करने की अनुमति मांगी थी। हालांकि तांग यीशु के रिकॉर्ड के अनुसार डिजाइन टीम के 6 सदस्य कार्यालय वापस आ गए थे। ये लंबा आदमी, जिसके बाल छोटे कटे हुए थे, शायद डिजाइन टीम का चेन कांगटुओ था। वह उन लोगों में शामिल नहीं था जिन्होंने सप्ताहांत में कार्यालय लौटने की अनुमति मांगी थी। पेई कियान बेमन से हंसा। मुझे पता था। वाकई डिजाइन टीम के कुछ लोग अभी भी ओवरटाइम करने की कोशिश कर रहे थे। उसने उन कुत्तों को पकड़ लिया था। पेई कियान सोचने लगा कि उसे उन जिद्दी लोगों से कैसे निपटना चाहिए जो अपनी आदतें नहीं बदल रहे थे और छुपकर ओवरटाइम करने पर अड़े थे। क्या उसे उन्हें खुशी खुशी विदाई देनी चाहिए, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक बड़ा मंच देना चाहिए और इस तरह उन्हें दूसरों के लिए एक उदाहरण बनाना चाहिए? ये सही नहीं होगा। ऐसा करने से लक्षणों का इलाज तो होगा, लेकिन मूल कारण का नहीं। पेई कियान को कुछ समय के लिए तो तसल्ली मिल जाएगी, लेकिन इसके भयानक परिणाम होंगे। इसी कारण पेई कियान ने न तो तांग यीशु से यह पूछा कि सप्ताहांत में किसने ओवरटाइम किया और न ही दफ्तर के चारों ओर निगरानी कैमरे लगवाए। अगर पेई कियान ने प्रथम स्थान पाने वाले को बाहर करने की प्रणाली के तहत चेन कांगटुओ का तबादला किसी दूसरे विभाग में कर दिया, तो वह निश्चित रूप से अन्य कर्मचारियों को भी यह संकेत दे देगा कि ओवरटाइम करने पर उनके साथ भी ऐसा ही होगा। पदोन्नति चाहने वाले जानबूझकर ओवरटाइम करना शुरू कर देंगे, जबकि जो सचमुच काम करना चाहते हैं वे और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। स्थिति बेकाबू हो जाएगी। तब पेई कियान के पास आलसी कर्मचारियों और मेहनती कर्मचारियों में अंतर करना असंभव हो जाएगा। पेई कियान चेन कांगटुओ को ओवरटाइम काम करने के खिलाफ चेतावनी दे सकता था और ऐसे व्यवहार पर सख्ती से रोक लगा सकता था। फिर भी भले ही ओवरटाइम करने के इच्छुक लोग इसके बाद काम बंद कर दें, वे चुपके से घर से काम करना जारी रखेंगे। अगर सभी लोग घर से काम करने लगे, तब भी बॉस पेई के पास आलसी कर्मचारियों और मेहनती कर्मचारियों में अंतर करना असंभव होगा। इसलिए वह ऐसा भी नहीं कर पाएगा। जैसा कि कहावत है, साफ पानी में मछलियां कम होती हैं और जो बहुत आलोचना करता है उसके दोस्त कम होते हैं। चाहे वह लोगों के काम के घंटों पर कड़ी निगरानी रखे या दफ्तर में निगरानी कैमरे लगवाए, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। उसके कर्मचारी फिर भी अपने काम को गंभीरता से लेंगे और कम आलसी होंगे, और पेई कियान फिर भी आलसी कर्मचारियों और मेहनती कर्मचारियों में अंतर नहीं कर पाएगा। पेई कियान का अंतिम लक्ष्य अपने सभी कर्मचारियों के लिए आलसी होने का एक सुरक्षित वातावरण बनाना था। साथ ही उन्हें ये सोचना था कि बॉस पेई को कोई आपत्ति नहीं होगी, भले ही वे चुपके से ओवरटाइम काम करें। इस तरह कामचोर बिना किसी चिंता के कामचोरी करते रहेंगे और मेहनती कर्मचारी स्वाभाविक रूप से छुपकर ओवरटाइम काम करते रहेंगे। पेई कियान को यह अंतर साफ दिखाई देगा। इसके बाद पेई कियान मेहनती कर्मचारियों की एक सूची बना सकता था और फिर बिना किसी को पता चले उनका तबादला करवा सकता था। वह अपराधियों को पहले से सूचित नहीं करेगा, इसलिए पेई कियान जल्दबाजी नहीं कर सकता था। उसने बिना कुछ कहे चेन कांगटुओ का नाम लिख लिया, अपने मीठे बदले की योजना बना रहा था और अचानक हमला करने की तैयारी कर रहा था। साथ ही वह और लोगों के जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था। 6 दिसंबर सोमवार पेई कियान हमेशा की तरह सुबह 10 बजे कार्यालय पहुंचा। उसने देखा कि कार्यालय में कम लोग थे। वह कुछ देर तक असमंजस में रहा, फिर उसे याद आया कि आज तेंगदा की भर्ती परीक्षा का दिन है। मानव संसाधन विभाग और प्रशासनिक विभाग के कई कर्मचारी पूरी प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने के लिए बाहर गए हुए थे। हालांकि होंडोंग विश्वविद्यालय के कई स्नातकोत्तर छात्र भी मदद के लिए आए थे, लेकिन वे केवल वही कर सकते थे जो हाओ यून और अन्य लोगों ने उन्हें करने को कहा था। पेई कियान ने परीक्षा हॉल जाने से पहले कुछ देर अपने कार्यालय में बैठने की योजना बनाई। आखिर भर्ती एक बड़ा मामला था। क्या वह और अधिक आलसी लोगों को भर्ती कर पाएगा या नहीं, इसका सीधा असर कंपनी के भविष्य के विकास पर पड़ेगा। पेई कियान इस प्रक्रिया में लापरवाही नहीं बरत सकता था। थोड़ी देर बैठने के बाद सहायक शिन अपने काम की जानकारी देने आए। बॉस पेई, मैंने कारखानों के बारे में पहले ही पता कर लिया है। पुराने औद्योगिक क्षेत्र में परित्यक्त कारखाने की इमारतों को सांस्कृतिक औद्योगिक पार्कों में विकसित किया जाना है, इसीलिए वे बिक्री के लिए नहीं हैं। हालांकि अच्छी खबर यह है कि किराया सस्ता है क्योंकि उनमें किसी की दिलचस्पी नहीं है। इन कारखाने की इमारतों का मासिक किराया लगभग 8 से 9 युआन प्रति वर्ग मीटर है। ये राशि हमारी कंपनी के लिए नगण्य होगी। यदि आप इन कारखाने की इमारतों को भूतिया घर में बदलना चाहते हैं, तो आपको ये सोचना होगा कि भूतिया घर कितना बड़ा होना चाहिए और आपको कितनी कारखाने की इमारतों की आवश्यकता होगी। इससे प्रारंभिक निवेश की गणना करना आसान हो जाएगा। पेई कियान ने सिर हिलाया। यह उनकी कल्पना से कहीं सस्ता था। 8 से 9 युआन प्रति वर्ग मीटर की मासिक दर पर पेई कियान को 10,000 वर्ग मीटर के कई विशाल कारखाने भवनों के लिए लगभग 10 लाख युआन ही देने होंगे। ये राशि कार्यालय भवनों के किराए की तुलना में कहीं कम थी। बेशक किराया महंगा है या नहीं, ये स्थान पर निर्भर करता था। ये कारखाने सुनसान जगह पर स्थित थे। यदि कोई इन कारखानों को किराए पर लेता है लेकिन कोई राजस्व उत्पन्न नहीं करता है, तो वह व्यावहारिक रूप से हर महीने 10 लाख युआन कचरे में फेंक रहा होगा।
यही कारण था कि अधिकांश लोग इन्हें किराए पर लेने को तैयार नहीं थे। सहायक शिन ने बोलना जारी रखा, एक और बात है बॉस पेई, क्या हम इस साल वार्षिक बैठक करने जा रहे हैं? यदि आप ऐसा करना चाहते हैं तो हमें जल्द ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पेई कियान रुके और फिर तुरंत बोले, जी हाँ, बिल्कुल। वह तो लगभग ये बात पूरी तरह भूल ही गया था। वार्षिक बैठकें आयोजित करना पैसे खर्च करने का बढ़िया तरीका था। पेई कियान इस अवसर को कैसे छोड़ सकता था? उसने पिछले साल वार्षिक बैठक आयोजित नहीं की थी क्योंकि तेंगदा तब बहुत छोटा था, इसीलिए उसे इसमें कोई फायदा नहीं लगा था। लेकिन इस साल तेंगदा में कर्मचारियों की संख्या काफी बढ़ गई है। वार्षिक बैठक आयोजित करना तर्कसंगत था। वह वार्षिक बैठक के दौरान लकी ड्रॉ आयोजित कर सकता था और हर प्रतिभागी को एक अतिरिक्त पुरस्कार दे सकता था। क्या इससे वह अच्छी खासी रकम खर्च नहीं कर पाएगा? उसे याद दिलाने के लिए सहायक शिन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सहायक शिन ने सिर हिलाया, ठीक है बॉस पेई, मैं बाकी लोगों को तैयारी शुरू करने के लिए कह देता हूँ। अगर आपकी कोई जरूरत हो तो बेझिझक मुझे बताएं। पेई कियान ने कहा, मेरी कोई जरूरत नहीं है, सिवाय एक के। सब कुछ तेंगदा की भावना के अनुसार होना चाहिए, समझे? सहायक शिन ने जवाब दिया, मैं समझ गया। हम उच्च गुणवत्ता वाले पुरस्कार वितरित करेंगे। पेई कियान ने संतुष्टि से सिर हिलाया। सहायक शिन के जाने के बाद पेई कियान कुछ शो देखने लगे। दोपहर के भोजन के बाद वे परीक्षा हॉल में जाएंगे। हालांकि जैसे ही उन्होंने एली द्वीप पर लॉग इन किया, उन्हें अपने मोबाइल फोन पर एक और संदेश मिला। ये लिन वान का था। बॉस पेई, बी क्वाइट का पहला डेमो तैयार हो गया है। हमने मोबाइल फोन सिस्टम का पहला संस्करण भी लगभग पूरा कर लिया है। क्या आप अगले कुछ दिनों में समय मिलने पर इन्हें देखना चाहेंगे? पेई कियान ने कुछ देर सोचा और फिर अपना जवाब टाइप किया। ठीक है, मैं कल शाम ग्यांग गेम्स और परसों ऑटो टेक्नोलॉजीज जाऊंगा। टाइप करते ही पेई कियान को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने जो कुछ लिखा था सब मिटा दिया। उन्हें अकेले नहीं जाना चाहिए था, इसके बजाय उन्हें बुलाना चाहिए था। अब उनके लिए शोध और विकास के परिणामों का निरीक्षण करने का समय था। इसका मतलब था कि अब तांग येशु यानी अपने परमाणु हथियार का सही इस्तेमाल करने का समय आ गया था। हालांकि पेई कियान का तांग येशु को अपने साथ शांगयांग गेम्स और ऑटो टेक्नोलॉजीज में परिणामों का निरीक्षण करने के लिए ले जाना अजीब होता। आखिर तांग येशु तो सिर्फ प्रोत्साहन देने वाले की रखवाली करने वाली थी। पेई कियान के पास उसे अपने साथ ले जाने का कोई कारण नहीं था। दूसरों को शक भी हो सकता था, इसलिए बेहतर होगा कि सभी को तेंगदा गेम्स में बुलाया जाए। इससे तांग येशु का प्रभाव उन पर बिना उनकी जानकारी के ही पड़ जाएगा। ये सोचकर पेई कियान ने अपना जवाब दोबारा टाइप किया, आप कल और परसों तेंगदा आकर मुझे डेमो दे सकते हैं। कुछ देर बाद लिन वान ने जवाब दिया, ठीक है बॉस पेई। दोपहर में तेंगदा के भर्ती परीक्षा हॉल में वू बिन ने फिश कैचिंग टेक आउट से लाया हुआ सेट मील खाकर खत्म किया था। वह मन ही मन खाने की तारीफ करता रहा। ये वही मानव संसाधन कर्मचारी था जिसने पहले हेंग टू गेम्स की ओर से हाउ कियोंगा को भर्ती करने की कोशिश की थी और जिसे शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। तब से वह तेंगा गेम्स की भर्ती गतिविधियों पर कड़ी नजर रख रहा था। आखिरकार तेंगा भर्ती परीक्षा आयोजित कर रहा था, जाहिर है वह इस अवसर को चूकना नहीं चाहता था। उसने सुबह ही एक परीक्षा दे दी थी। अब लंच ब्रेक चल रहा था। वो बिन के मन में भर्ती परीक्षा को लेकर कई तरह की मिली जुली भावनाएं थीं। उनमें से पहली थी अजीब। समय अजीब था, प्रक्रिया अजीब थी और परीक्षा के प्रश्न भी अजीब थे। समय की बात करें तो तेंगा सोमवार को परीक्षा आयोजित कर रहा था। वो बिन को ये बात हास्यास्पद लगी। दरअसल कई कंपनियों में सोमवार को बैठकें होती थीं, इसलिए कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेना बेहद मुश्किल होता था। फिर भी तेंगा जानबूझकर भर्ती परीक्षा सोमवार को आयोजित कर रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उन्हें डर था कि जो लोग पहले से काम कर रहे हैं वे भी छुट्टी लेकर परीक्षा देने आ जाएंगे। प्रक्रिया की बात करें तो वो बिन को कई चरण अजीब और अनावश्यक लगे। वो बिन खुद मानव संसाधन विभाग में काम करते थे। वे ऐसी प्रक्रियाओं से भली भांति परिचित थे। उनके लिए तेंगदा एक बड़ी कंपनी थी, लेकिन इस तरह की लंबी भर्ती प्रक्रिया का आयोजन करना सरासर व्यर्थ था। यह अनावश्यक और धन ऊर्जा की बर्बादी थी। वो बिन का मानना था कि नियमित भर्ती प्रक्रिया कहीं बेहतर होती। सबसे अजीब बात यह थी कि प्रक्रिया के अंत में तेंगदा स्पिरिट अनुकूलता परीक्षा थी। जो लोग इस परीक्षा में असफल होते उन्हें नौकरी नहीं मिलती। ये तो वाकई हास्यास्पद था। इसके अलावा प्रश्न भी बहुत कठिन थे। वो बिन ने सरकारी अधिकारी के रूप में भर्ती होने के लिए इसी तरह की लिखित परीक्षाएं दी थीं। इसलिए उन्होंने ऐसे प्रश्नों के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी। उसने सोचा था कि एक निजी उद्यम होने के नाते तेंगा की लिखित परीक्षाएं बहुत सरल होंगी, लेकिन वह पूरी तरह गलत था। प्रश्न उसकी कल्पना से कहीं अधिक कठिन थे। सुबह के प्रश्नपत्र के बाद वो बिन लगभग टूट गया था। उसने सोचा था कि उसने अच्छी तैयारी की है, लेकिन कठिन प्रश्नों ने साबित कर दिया कि वह कितना गलत था।
फिर भी उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। तेंगा अपने कर्मचारियों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता था। यह उनके दोपहर के भोजन से स्पष्ट था। होटल के परीक्षा हॉल में कम से कम सैकड़ों आवेदक थे। फिर भी तेंगा ने सभी के लिए भोजन की व्यवस्था की। अकेले इसी पर शायद दसियों हजार युआन खर्च हुए होंगे। इतना ही नहीं, यह एकमात्र परीक्षा हॉल नहीं था। इसके अलावा उन्होंने परीक्षा की निगरानी और जांच के लिए स्नातकोत्तर छात्रों को भी नियुक्त किया था। यह एक और बड़ा खर्च था। अमीर होना कितना अच्छा है। वु बिन ने फिश कैचिंग टेक आउट से सेट मील खाया और कल्पना की कि अगर वह एक दिन तेंगा में काम कर सके तो कितना अच्छा होगा। दोपहर के भोजन के बाद वु बिन ने कई लोगों को परीक्षा हॉल से बाहर निकलते देखा। तेंगा ने अन्य शहरों से आए आवेदकों के लिए आवास की व्यवस्था की थी। उस समय वे आवेदक दोपहर के अखबार के लिए वापस जाने से पहले कुछ देर आराम करने के लिए अपने कमरों में लौट रहे थे। चूंकि वो बिन जिंगजोऊ में रहता था, इसलिए उसे ऐसी सुविधा नहीं मिली थी। वह घर जाकर आराम कर सकता था, लेकिन आना जाना काफी झंझट भरा होता। इसलिए उसने इतनी परेशानी न उठाने का फैसला किया। चूंकि उसके पास करने को कुछ और नहीं था, वो बिन ने हॉल में चारों ओर देखा और दूसरे आवेदकों अपने प्रतिद्वंद्वियों को गौर से देखा। उनमें से अधिकतर युवा थे। इतना ही नहीं, उनमें से अधिकांश जिंगजोऊ विश्वविद्यालय के ही स्नातक थे। ये तो स्वाभाविक था। आखिर विश्वविद्यालय के अंतिम वर्ष के छात्र पूर्णकालिक नौकरी पाने के लिए बेताब रहते हैं। स्वाभाविक रूप से वे इस तरह की भर्ती परीक्षा देने का मौका नहीं छोड़ते। वु बिन की उम्र के अधिकांश लोग जो पहले से ही कार्यरत थे, या तो अपने साल के अंत के बोनस को छोड़ना मुश्किल पाते थे या सोमवार को छुट्टी लेना उनके लिए कठिन होता था। इसलिए वे परीक्षा हॉल में अल्पसंख्यक थे। ऐसा लगता है कि तेंगा युवा कर्मचारियों को प्राथमिकता देता है। पता नहीं मुझ जैसे बूढ़े आलसी लोगों को नौकरी मिल पाएगी या नहीं। वु बिन थोड़ा उदास महसूस कर रहा था। 349 7 दिसंबर मंगलवार तेंगा नेटवर्क टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड। परीक्षाएं कल समाप्त हो गईं। अब प्रश्नपत्रों की गहन जांच का समय था। पेई कियान को अनुमान था कि जांच के लिए बहुत सारे प्रश्नपत्र होंगे, इसलिए उन्होंने केवल जांच के लिए 1 सप्ताह का समय निर्धारित किया था। साक्षात्कार अगले सोमवार को होंगे। इसके बाद सफल आवेदकों की सूची शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। फिर यह तय किया जाएगा कि कौन तेंगा में इंटर्न के रूप में शामिल हो सकता है और किसे तेंगा स्पिरिट अनुकूलता परीक्षा देने का अवसर मिलेगा। पेई कियान पूरी प्रक्रिया के लिए आवंटित समय से बहुत खुश थे। एक और लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और चयन प्रक्रिया ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को लगभग 2 सप्ताह तक बढ़ा दिया था। इससे कई लोगों ने तेंगा में नौकरी के लिए आवेदन न करने का फैसला किया। दूसरी ओर इतने कम समय में 2 सोमवार की छुट्टी लेने से अधिकांश कामकाजी वयस्कों को असहाय महसूस हुआ। परिणामस्वरूप कई अनुभवी और योग्य आवेदकों ने भी आवेदन करने से परहेज किया। कुल मिलाकर उसने यथासंभव अधिक से अधिक लोगों को आवेदन करने से रोकने के लिए कई तरीके अपना लिए थे। फिलहाल मानव संसाधन विभाग और प्रशासनिक विभाग पेपरों की जांच का काम संभाल रहे थे। तेंगा के मौजूदा आकार को देखते हुए पेई कियान का अनुमान था कि रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी से बचाव करना अनावश्यक था। भविष्य में जैसे जैसे भर्ती अभियान बड़े पैमाने पर होंगे, वे अन्य बड़े पैमाने की परीक्षाओं के मानकों के अनुसार पेपरों की जांच करेंगे। वे पेशेवर सुविधाएं खरीद सकते हैं और पेशेवर परीक्षकों की भर्ती कर सकते हैं। तब पेई कियान शायद बड़ी रकम खर्च कर पाएगा। जब वह इस बारे में सोच ही रहा था, तभी किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। पेई कियान ने ऊपर देखा तो ये जो खड़ा था। बी क्वाइट गेम गॉग से पहले ही पूरा हो चुका था। अब उनके डेमो का पहला संस्करण पहले ही जारी हो चुका था। मौजूदा संस्करण को पूर्ण नहीं माना जा सकता था। इसमें ज्यादा से ज्यादा गेम के बुनियादी कार्य जैसे पृष्ठभूमि के विरुद्ध पात्रों की गति, प्रॉप्स का उपयोग आदि शामिल थे। कला संसाधन अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं थे और केवल एक सेटिंग ही पूरी हुई थी। प्रॉप्स, किरदारों और स्पेशल इफेक्ट्स में सुधार की काफी गुंजाइश थी। फिर भी शुरुआती डेमो से खेल के स्वरूप का कुछ अंदाजा मिल गया था। बॉस पेई के दफ्तर के दरवाजे पर खड़े होकर ये जिजोऊ ने गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। पहले बॉस पेई हमेशा शांगयांग गेम्स जाकर खेल के शोध और विकास की प्रगति की जानकारी लेते थे, लेकिन इस बार ये जिजोऊ को अकेले तेंगा गेम्स में बुलाया गया था। जाहिर है वह थोड़ा घबराया हुआ था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। डेमो कोई परफेक्ट वर्जन नहीं है। डेमो में बग होना सामान्य बात है। बॉस पेई मुझे दोष नहीं देंगे। जब तक ये गेम के बेसिक फंक्शंस दिखा सकता है, तब तक काफी है। हाँ, अगर इतने सारे बग हों कि डेमो खेल ही ना पाए तो बात अलग है। ऐसा होने की संभावना नहीं है। टेस्टिंग टीम ने गेम को एक बार चलाकर देख लिया है। गंभीर बग ठीक कर दिए गए हैं। डेमो में अभी भी कुछ छोटे मोटे बग हैं, लेकिन शायद मैं इतना बदनसीब नहीं होऊंगा। सारे बग तो नहीं दिखेंगे, है ना? ये जिजोऊ ने दरवाजा खटखटाकर ऑफिस में प्रवेश करने से पहले खुद को दिलासा दिया। बॉस पेई, ये गेम का प्रोग्राम है।
कृपया इसे इंस्टॉल कर लीजिए। ये जिजू ने पेई कियान को एक पोर्टेबल हार्ड ड्राइव दी। पेई कियान ने उसे लेकर अपने कंप्यूटर पर गेम का डेमो इंस्टॉल किया। फिर उन्होंने कंट्रोलर ये जिजू को दे दिया। दरअसल पेई कियान को अभी तक इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि यह किस तरह का गेम है। ऐसा इसलिए था क्योंकि उन्होंने पहले शांगयांग गेम्स को सिर्फ कुछ सामान्य निर्देश दिए थे। उसके बाद उन्होंने गेम बनाने का काम उन्हें खुद ही सौंप दिया था। इसलिए पेई कियान को गेम के डेमो से काफी उम्मीद थी। उन्हें नहीं पता था कि उनके दिए गए निर्देश, जो किसी नतीजे की ओर इशारा नहीं कर रहे थे, शांगयांग गेम्स की टीम को किस नतीजे पर ले आए। फिर भी क्या पेई कियान तांग यीशु के प्रभाव में डेमो की असलियत देख पा रहे थे? पेई कियान को इस पर बहुत संदेह था। स्क्रीन खाली थी और फिर गेम शुरू हो गया। पेई कियान काफी हैरान थे। ये चल रहा था, कोई एरर नहीं आया और गेम क्रैश भी नहीं हुआ। डेमो काफी अच्छा लग रहा था। ये जिजू को अपने आने वाले खतरे का जरा भी आभास नहीं था। उन्होंने कंट्रोलर पर जॉयस्टिक को हिलाया, गेम चलाया और साथ ही साथ उसके बारे में बताया। हमने डेमो के लिए बुनियादी चीजें पूरी कर ली हैं, जैसे किरदारों की चाल ढाल, आसपास की चीजों का इस्तेमाल वगैरह। हमारा मुख्य उद्देश्य आपको डरावना माहौल और पूरी शैली दिखाना था और ये देखना था कि आपको ये पसंद आते हैं या नहीं। ये हमारा पहला किरदार है। यह एक वयस्क पुरुष है जिसका शरीर सामान्य है। उसकी सेहत, ताकत और मानसिक संतुलन स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हम आगे और भी अलग अलग किरदार बनाने की उम्मीद करते हैं, ताकि खिलाड़ी अपनी पसंद के अनुसार उनका रूप रंग तय कर सकें। ये जिजू ने समझाते हुए बॉस पेई के हाव भाव देखे। बॉस पेई स्क्रीन पर ऐसे मग्न थे मानो किसी घटना के होने का इंतजार कर रहे हों। साथ ही उनकी उम्मीद भरी नजरों में थोड़ी सी हैरानी भी झलक रही थी। ये जिजू को खुद पर गर्व महसूस हो रहा था। लगता है बॉस पेई हमारे प्रोजेक्ट को बहुत पसंद करते हैं। वो इस आशा भरी मुस्कान का दिखावा तो नहीं कर सकते। इसके अलावा उनके चेहरे पर दिख रही हैरानी से पता चलता था कि गेम उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा बेहतर था। हालात अच्छे लग रहे थे। ये जिजू और भी जोश से बताने लगे। हालांकि उस समय पेई कियान के मन में सिर्फ दो ही बातें चल रही थीं। बग कब आएगा? मैं इंतजार नहीं कर सकता। बग अभी तक नहीं आया। लगता है शांगयांग गेम्स के लोगों ने इस डेमो पर बहुत मेहनत की है। पेई कियान को गेम से कुछ खास उम्मीद नहीं थी। वो बस इतना कह सकते थे कि ठीक ठाक है। उन्हें सिर्फ एक डेमो से गेम के लोकप्रिय होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे थे। गेम की बुनियादी सामग्री और बारीकियां, आर्ट रिसोर्स और स्टाइल, सब कुछ बढ़िया था। आखिर गेम को एक गेम एडिटर बना रहा था। जब तक उन्होंने इसमें पर्याप्त पैसा लगाया है, आर्ट रिसोर्स इतने खराब तो हो ही नहीं सकते। हालांकि हॉरर का माहौल बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जाहिर है, शायद इसका कारण ये था कि मॉन्स्टर्स और दूसरे गेमर्स को जोड़ा नहीं गया था। खतरे का भी कोई आभास नहीं था। गेम को चाहे कितना भी डरावना और खौफनाक बना दिया जाए, उसकी भी एक सीमा होती है। फिर भी चाहे कुछ भी हो, इस डेमो ने फिलहाल पेई कियान के मन पर कोई गहरी छाप नहीं छोड़ी थी। बॉस पेई, यह एक खास टेप रिकॉर्डर है। जैसे ही खिलाड़ी इसका इस्तेमाल करेंगे, एक कान फाड़ देने वाला डरावना साउंड ट्रैक बजेगा। इसके आसपास के सभी खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति बुरी तरह बिगड़ जाएगी। जरा देख लीजिए। तभी ये जिजू ने अपने कैरेक्टर को आगे बढ़ाया और आसपास की चीजों से इंटरैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ये जिजू वह अंदर ही अंदर उलझन में था। उसने एक बार फिर उस चीज पर क्लिक किया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। हे बॉस पेई, मुझे लगता है कोई गड़बड़ी हो गई है। कोई बात नहीं, हमारे पास दूसरे सामान तैयार हैं। पेई कियान मुस्कुराए और बोली, कोई बात नहीं, आखिर ये एक डेमो है, इसमें गड़बड़ी होना स्वाभाविक है। ये जिजू ने राहत की सांस ली और अगले सामान की ओर बढ़ा जिससे वह इंटरैक्ट कर सकता था। ये एक कुल्हाड़ी है। आप इसे उठा सकते हैं और इससे दुश्मनों पर हमला कर सकते हैं, बस ऐसे ही। ये जिजू ने अपने कैरेक्टर को कुल्हाड़ी घुमाने के लिए कहा, जिससे उसके आसपास के बक्से, पुरानी मेजें और दूसरी चीजें चकनाचूर हो गईं। ये जिजू ने एक बार फिर राहत की सांस ली। शुक्र है, हथियार प्रणाली में कोई गड़बड़ी नहीं हुई थी। हालांकि जैसे ही उसे थोड़ा सुकून मिलने लगा, कुल्हाड़ी पकड़े हुए पात्र नक्शे की एक दरार में गिर गया। ये जिजू अवाक रह गया। उसने तुरंत तैयार हॉटकी दबाकर प्रतिक्रिया दी। पात्र एक बार फिर नक्शे पर शुरुआती स्थिति में प्रकट हो गया। हे, यह एक दुर्घटना थी। मैं गलती से नक्शे की एक दरार में गिर गया। चिंता मत करो बॉस पेई, हम बाद में इस कमी को पूरा कर लेंगे। पेई कियान ने सिर हिलाया। जी हाँ, बिल्कुल। ये जिजू ने ज्यादा समझाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि बॉस पेई उसे अक्षम और अपनी गलती मानने को तैयार नहीं समझेंगे। इसलिए उसने अपने पात्र को आगे बढ़ाते हुए अगले प्रॉप की ओर बढ़ना जारी रखा। हालांकि वह कुछ ही कदम चल पाया था कि छवि अटक गई। डैंग 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 डैंग। प्रोग्राम अचानक रुक गया और उन्हें डेस्कटॉप पर वापस भेज दिया। कई त्रुटि विंडो एक के बाद एक खुलती चली गईं। ये जिजू को खुद को समझाने में बहुत शर्म आ रही थी।
उसने चुपचाप माउस पकड़ा और एरर विंडो बंद कर दी, फिर गेम को रीबूट करने की कोशिश की। लेकिन इस बार गेम लॉन्च नहीं हुआ। ये जिजू अवाक रह गया, उलझन में, हैरान आखिर क्या हो रहा था। तेंगा आने से पहले ये जिजू ने शांगयांग गेम्स के अलग अलग कंप्यूटरों पर गेम खेला था। हालांकि कभी कभार एक दो बग आ जाते थे, लेकिन गेम कुल मिलाकर ठीक से चल रहा था। फिर भी अब वह गेम लॉन्च भी नहीं कर पा रहा था। ये जिजू ने शर्मिंदा होकर बॉस पेई की तरफ देखा। बॉस पेई, मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। गेम पहले ठीक से चल रहा था। मुझे बहुत खेद है, गेम में बहुत सारे बग हैं। मैं वापस जाकर कुछ बदलाव करूंगा और फिर भविष्य में आपको दिखाऊंगा। ये जिजू इतना शर्मिंदा था कि वह बॉस पेई की आंखों में नहीं देख पा रहा था। बॉस पेई ने गेम की बहुत तारीफ की थी और उनसे बहुत उम्मीदें भी थीं। फिर भी ये जिजू ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब उसके मन में बस एक ही भावना थी, वह अपने वरिष्ठों का सामना करने में बहुत शर्मिंदा था। शांगयांग गेम्स में वापस जाकर वह डायरेक्टर लिन को ये सब कैसे समझाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह। अप्रत्याशित रूप से बॉस पेई ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, चिंता मत करो, ये सिर्फ एक डेमो था। ये बिल्कुल सामान्य है, खुद को दोष मत दो। हालांकि मुझे गेम की वास्तविक सामग्री का प्रदर्शन देखने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने गेम के अनुसंधान और विकास में तुम्हारी ईमानदारी और निष्ठा को महसूस किया। इसी राह पर आगे बढ़ते रहो। अब आपको इस वर्जन का डेमो देने की जरूरत नहीं है। गेम का बेसिक गेम प्ले पूरा होने पर आप मुझे दूसरा डेमो दे सकते हैं। बॉस पेई, कहीं मुझे दोष तो नहीं दे रहे। ये जिजू ने बॉस पेई के चेहरे पर नाराजगी का कोई संकेत ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। बॉस पेई का चेहरा दयालु था, वे थोड़े संतुष्ट भी लग रहे थे। रुको, संतुष्ट? बॉस पेई संतुष्ट क्यों थे? ये जिजू उलझन में था। इतने सारे बग्स के बावजूद वे संतुष्ट कैसे हो सकते थे? क्या पेई कियान ने छोटे से डेमो से हमारे डिजाइन की दिशा समझ ली थी? क्या उन्होंने पुष्टि कर दी थी कि हम सही रास्ते पर हैं? हाँ, यही होना चाहिए। आखिर बॉस पेई ने ही तो गेम की सामान्य दिशा तय की थी। बॉस पेई को हम में से किसी से भी बेहतर पता होगा कि गेम का फाइनल वर्जन कैसा दिखेगा। अगर ऐसा है तो बॉस पेई के चेहरे पर कोई हैरानी की बात नहीं है। ये जिजू अच्छी तरह जानता था कि शांगयांग गेम्स में सभी लोग इस दौरान कड़ी मेहनत कर रहे थे। डेमो लगभग पूरा हो चुका था, बस आज उसकी किस्मत खराब थी और पता नहीं क्यों गेम में बग्स आ रहे थे। शुक्र है बॉस पेई इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रहे थे, बल्कि वे इस अप्रत्याशित स्थिति को लेकर काफी समझदार थे। चिंता मत कीजिए बॉस पेई, मैं वापस जाकर सभी बग्स ठीक कर दूंगा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो गेम का एक शुरुआती संस्करण दिखाऊंगा जो निश्चित रूप से काफी अच्छा होगा। ये जिजू ऑफिस से जाने के लिए मुड़ा। इससे पहले वह काफी लापरवाह था। उसने सोचा था कि बी क्वाइट का शोध और विकास तेजी से और सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, इसलिए उसने काम में ढिलाई बरती थी। लेकिन अब वे सारी भावनाएं गायब हो गई थीं। अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना था, उसे कड़ी मेहनत करते रहना था। ये जिजू के उत्साह में फिर से जागृति देखकर पेई कियान थोड़ा हैरान रह गया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा, वह इतना बेचैन क्यों हो रहा है? प्रश्नवाचक चिन्ह। फिर भी आज जो कुछ भी हुआ उससे पेई कियान के मन में एक बात पक्की हो गई। तांग यीशु का प्रभाव वाकई असरदार था। वास्तव में ये बेहद असरदार था। 350 पेई कियान ने लगभग इस बात की पुष्टि कर दी थी कि तांग यीशु के प्रभामंडल के प्रभाव से एकदम सही गेम में अचानक से कोई गड़बड़ी नहीं आई थी। हालांकि इसमें कुछ आध्यात्मिक शक्ति शामिल थी और उसके पास एक विशेष प्रभामंडल प्रभाव था जो उसके आसपास दुर्भाग्य फैला सकता था। फिर भी ऐसी आध्यात्मिक शक्तियों की भी सीमाएं थीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई तांग यीशु के बगल में खड़ा हो तो किसी अप्रत्याशित घटना, जैसे कि अपने ही जूतों के फीते में फंसकर गिर जाना, होने की संभावना अधिक होती। लेकिन अगर किसी ने फीते वाले जूते नहीं पहने हो तो ऐसा होना संभव नहीं था। दूसरे शब्दों में, तांग यीशु का प्रभामंडल प्रभाव केवल एक आवर्धक शक्ति थी जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं के घटित होने की संभावना को बहुत बढ़ा देती थी। गेम में मौजूद गड़बड़ियों के साथ भी ऐसा ही था। तेंगा के कई अन्य गेमों में भी गड़बड़ियां थीं। ये गड़बड़ियां अचानक से प्रकट नहीं हुई थीं, बल्कि ये शुरू से ही मौजूद थीं। हालांकि इनके प्रकट होने की संभावना कम थी और सामान्य परिस्थितियों में तो ये शायद ही प्रकट होती। हालांकि तांग यीशु के प्रभाव के कारण बग्स सामने आ गए। देखने में तो ऐसा लग रहा था कि ये बग्स अचानक कहीं से प्रकट हो गए हैं, लेकिन असल में ये शुरुआत में बहुत गहराई से छिपे हुए थे। तांग यीशु ने बस इनके सामने आने की संभावना बढ़ा दी थी। इसी तरह ये जिजू के डेमो में भी कई छिपे हुए बग्स थे जो सामान्य परिस्थितियों में शायद ही सामने आते, लेकिन तांग यीशु के प्रभाव के कारण डेमो लगभग खेलने लायक ही नहीं रहा। पेई कियान इस नतीजे से संतुष्ट था। इससे पहले जब भी वह शांगयांग गेम्स के बारे में जानकारी लेने जाता था, सफलता की खबरें लगातार आती रहती थीं। उसके लिए इसे संभालना बेहद मुश्किल था। आखिरकार उसे एक झटका लगा।
ये जश्न मनाने लायक था। काश वह अब से हर दिन इतना खुश रह पाता। खुशी ही इंसान को हिम्मत देती है। पेई कियान ने अपने ड्राइवर लिटिल सन को संदेश भेजा, आज दोपहर के भोजन के बाद मेरे साथ पुराने औद्योगिक क्षेत्र में स्थित कारखाने की इमारतों को देखने चलो। मैं हॉन्टेड हाउस की योजना बनाना शुरू करना चाहता हूँ। दोपहर में जिंगजोऊ शहर के पुराने औद्योगिक क्षेत्र में कार से उतरते ही पेई कियान के मन में पहला ख्याल आया, ये तो बहुत दूर है। ऑफिस से यहाँ तक कार से पहुँचने में उन्हें लगभग 1 घंटा लग गया था। पुराना औद्योगिक क्षेत्र जिंगजोऊ शहर के उत्तर पूर्व में स्थित था, जो आमतौर पर पश्चिम और दक्षिण की ओर फैला हुआ था। मिंगयुन विला जिंगजोऊ शहर के दक्षिण पूर्व में स्थित था। भविष्य में इसके और विकसित होने की थोड़ी सी संभावना थी। हालांकि पुराने औद्योगिक क्षेत्र को लेकर पेई कियान को जरा भी उम्मीद नहीं थी। पेई कियान ने अपने आसपास का जायजा लिया और पाया कि यह उसकी शुरुआती उम्मीदों से बिल्कुल अलग था। पहले तो पेई कियान ने सोचा था कि पुराना औद्योगिक क्षेत्र सामान्य से ज्यादा सुनसान और जर्जर होगा, लेकिन उस समय उसे पूरे पुराने औद्योगिक क्षेत्र में उगी हुई जंगली घास दिखाई दे रही थी। उसके चारों ओर की इमारतों की शैली पिछली सदी की लग रही थी और यह जगह जिंगजोऊ शहर से बिल्कुल अलग थी। इसके अलावा लगभग सभी कारखाने अब उपयोग में नहीं थे। बची हुई कुछ इमारतें जिनमें लोग रह रहे थे केवल इसलिए थी क्योंकि कंपनियां अपना काम समेट रही थीं और अपना काम निपटा रही थीं। आसपास शायद ही कोई आवासीय इमारत थी। जो कुछ आवासीय इमारतें थीं वे पुरानी और जर्जर थीं और ऐसा लग रहा था कि वे कभी भी गिर सकती हैं। पेई कियान ने अनुमान लगाया कि अब उन इमारतों में बहुत कम लोग ही रहते होंगे। अब दिन का समय था। अगर रात होती तो पेई कियान शायद अकेले आने की हिम्मत नहीं करता। बॉस पेई, संभल कर चलें। लिटिल सन आगे आगे चलने लगा। पेई कियान ने अपने आसपास का जायजा लेते हुए कुछ विशाल कारखाने देखे। किराया इतना सस्ता होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। उद्देश्य चाहे जो भी हो, अगर कोई इस क्षेत्र में बदलाव करना चाहता था तो ये तय था कि परियोजना बहुत बड़ी होगी। शायद बड़ी रकम की जरूरत पड़ेगी। अगर कोई अपनी पूंजी वापस नहीं पा सका तो उसका सारा पैसा बर्बाद हो जाएगा। जाहिर है इन कारखानों को कोई भी अपने हाथ में लेने में दिलचस्पी नहीं दिखाएगा। पेई कियान दूर तक देखता रहा, लेकिन उसे औद्योगिक क्षेत्र का अंत नजर नहीं आ रहा था। पुराना औद्योगिक क्षेत्र बहुत बड़ा था। अगर वह सारी इमारतें किराए पर लेकर उस जगह को एक विशाल भूतिया घर में बदल देता तो शायद उसे करोड़ों युआन खर्च करने पड़ते। ये व्यावहारिक नहीं था। इसलिए पेई कियान ने कुछ बड़े कारखाने कई हजार वर्ग मीटर के किराए पर लेने और फिर उन्हें भूतिया घर में बदलने के बारे में सोचा। इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम करना उचित नहीं था। दुनिया भर से हॉरर फिल्मों और हॉरर गेम्स के शौकीनों को कई भूतिया घर अपनी ओर आकर्षित करते थे, क्योंकि वे बड़े पैमाने पर बने होते थे और डरावने होते थे। पेई कियान की एकमात्र इच्छा यही थी कि उसका भूतिया घर न तो मशहूर हो और न ही पर्यटकों की भारी भीड़ को आकर्षित करे। इस तरह वह उस पर जितना हो सके उतना पैसा खर्च कर सकेगा। इसलिए पेई कियान को भूतिया घर के आकार को अच्छी तरह नियंत्रित करना था। वह इसे इतना बड़ा नहीं बना सकता था कि यह मशहूर हो जाए, और फिर भी उसे इतना डरावना बनाना था कि रुवान गुआंगजियान बुरी तरह डर जाए। तभी पेई कियान के दिल में पनपी नफरत कम होने लग सकती थी। औद्योगिक क्षेत्र सुनसान था और वहां पहुंचना मुश्किल था। जब तक भूतिया घर बहुत प्रसिद्ध नहीं हो जाता, पेई कियान को संदेह था कि देश भर से पर्यटक इसे देखने आएंगे। अकेले जिंगजोऊ के पर्यटकों से होने वाली आय शायद भूतिया घर के दैनिक खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए भूतिया घर बॉस पेई का छोटा काला कमरा एक बन जाएगा। जब भी वह अपनी नोटबुक में लिखे किसी व्यक्ति से बदला लेना चाहता, वह उसे वहां भेज देता। इससे न केवल उसे नुकसान होता, बल्कि वह बदला भी ले पाता। वह एक तीर से 2 निशाने साध रहा था, यह एकदम सही था। पेई कियान और लिटिल सन कारखाने की इमारतों की मौजूदा स्थिति देखने के लिए थोड़ा और आगे बढ़े। कुल मिलाकर वे पूरी तरह से अस्त व्यस्त थीं। उनमें से किसी को भी अब उस जगह का जायजा लेने में कोई फायदा नहीं दिख रहा था। चलो चलते हैं। पेई कियान केवल 5 मिनट ही इत्मीनान से घूमा था कि वह मुड़कर वापस जाने की तैयारी करने लगा। लिटिल सन जल्दी से उसके पास पहुंचा और पूछा, बॉस पेई, क्या आप और जगहें देखना चाहते हैं? आपके पास भूतिया घर बनाने के लिए और भी कई जगहें उपलब्ध हैं। पेई कियान रुका, मैं और जगहें क्यों देखूं? मैंने तो यही जगह चुन ली है। लिटिल सन ने उसे गलत समझा था। पहले तो लिटिल सन को लगा था कि बॉस पेई ने इतनी जल्दी जाने का फैसला सिर्फ इसलिए किया क्योंकि वह जो देखा उससे संतुष्ट नहीं थे। उसे लगा था कि अगर बॉस पेई को दिलचस्पी होती तो वह थोड़ी देर और घूमते। इसलिए लिटिल सन सोच रहा था कि क्या उसे बॉस पेई को भूतिया घर के लिए किसी और संभावित जगह पर ले जाना चाहिए। लेकिन असल में वह गलत था। बॉस पेई ने वापस लौटने का फैसला सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि वह उस जगह से बहुत संतुष्ट थे। बात सिर्फ इतनी थी कि ये करोड़ों युआन का प्रोजेक्ट था। इसकी लागत 10 करोड़ युआन से भी ज्यादा हो सकती थी। क्या बॉस पेई ने सिर्फ 5 मिनट में जगह चुनकर जल्दबाजी की?
लिटिल सन ने तुरंत यह विचार अपने दिमाग से निकाल दिया। बॉस पेई किस तरह के इंसान थे? क्या वे जल्दबाजी में फैसले लेते? शायद नीचे आने से पहले ही उन्हें इस जगह के बारे में काफी कुछ पता था। शायद इसीलिए उन्हें इलाके के बारे में अपनी समझ की पुष्टि करने में सिर्फ 5 मिनट लगे। यही तो था कि वे हर चीज की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बाद ही कोई कदम उठाते थे। आखिर अपने तंबू में की गई एक सामान्य योजना दूर के युद्ध का परिणाम तय कर सकती थी। दफ्तर लौटते ही पेई कियान ने भूतिया घर बनाने के बारे में सोचना शुरू कर दिया। भूतिया घर चलाने में घाटा होना काफी आसान था। ये बात तब और भी सच हो जाती थी जब भूतिया घर एक ही जगह पर स्थिर होता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि भूतिया घर आमतौर पर एक बार का खर्चा होते थे। ज्यादातर पर्यटक इसे सिर्फ एक बार ही देखते थे, उनमें से अधिकांश दोबारा नहीं जाते थे। ऐसा तब तक होता था जब तक कि भूतिया घर में लड़कों को लड़कियों को पटाने जैसी कोई अनोखी तरकीब न हो या फिर उसके निर्माण सामग्री और खेल के तरीकों को पूरी तरह से नया रूप देने के लिए उसका नवीनीकरण न किया गया हो। हालांकि भूतिया घरों के निर्माण की लागत काफी अधिक होती थी। एक नवीनीकरण में तो बहुत ज्यादा खर्च हो सकता था। इसके अलावा नवीनीकरण के दौरान संचालन जारी रखना संभव नहीं था। इसका उत्पादन इसके निवेश के बराबर नहीं होता था। इसलिए भूतिया घर चलाने के 3 तरीके थे। पहला, पेई कियान इसे विदेशों में बड़े पैमाने पर चलने वाले भूतिया घरों की तरह चला सकती थी। वे अपने आकार के कारण प्रसिद्ध थे और परिणामस्वरूप दुनिया भर से पर्यटक वहां आते थे। इतने बड़े ग्राहक आधार के साथ वे भूतिया घर टिकटों और अन्य उत्पादों से बहुत अधिक कमाई कर सकते थे। बेशक वे भारी राजस्व उत्पन्न कर सकते थे। दूसरा, पेई कियान एक चलता फिरता भूतिया घर बना सकती थी। वह इसे कुछ समय के लिए किसी शहर के शॉपिंग मॉल में स्थापित कर सकता था, फिर दूसरे शहर में स्थानांतरित कर सकता था। इससे उसे नियमित रूप से नए ग्राहक मिलने की गारंटी मिल जाती। देश के कई भूतिया घर इसी मॉडल का उपयोग कर रहे थे। तीसरा विकल्प ये था कि पेई कियान किसी विशाल मनोरंजन पार्क में भूतिया घर बनाए। जब तक मनोरंजन पार्क में लगातार ग्राहक आते रहेंगे, भूतिया घर में भी लोगों का आना जाना लगा रहेगा। हालांकि पेई कियान ने इनमें से किसी भी मॉडल पर विचार नहीं किया। इसका कारण ये था कि उसका इरादा शुरू से ही पैसा कमाने का नहीं था। उसे असफल भूतिया घरों से सबक लेना था। वह एक निश्चित स्थान पर एक भूतिया घर बनाएगा जो लोगों को बुरी तरह डराने के लिए काफी बड़ा होगा, लेकिन पूरे देश में प्रसिद्ध नहीं होगा। इस तरह भले ही जिंगझोउ के आसपास के लोग इसकी प्रसिद्धि के कारण भूतिया घर देखने आएं, ये केवल अल्पकालिक रूप से ही सफल होगा। हालांकि दीर्घकालिक रूप से इसमें नुकसान ही होगा। फिलहाल पेई कियान अभी भी इस बात को लेकर अनिश्चित था कि उसे किस प्रकार का भूतिया घर बनाना चाहिए। हालांकि कोई जल्दी नहीं थी। उन्हें पहले किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना था जो इस परियोजना की जिम्मेदारी संभाल सके। पेई कियान बहुत व्यस्त थे। उनके लिए अकेले सब कुछ संभालना संभव नहीं था। इसके अलावा पेई कियान भूतिया घर से कोई वास्ता नहीं रखना चाहते थे। एक तरफ तो उन्हें भूतिया घर बहुत डरावने लगते थे क्योंकि वे खुद काफी डरपोक थे। दूसरी तरफ उन्हें चिंता थी कि उनके द्वारा बनाया गया कोई भी भूतिया घर दूसरों के लिए उतना डरावना न हो। हालांकि डरावने न होने पर भी भूतिया घर नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन पेई कियान अपने भूतिया घर को डरावना बनाना ज्यादा पसंद करता था बजाय इसके कि उसे और नुकसान उठाना पड़े। आखिर इस भूतिया घर का एक खास मकसद था। बॉस पेई इस घर के जरिए अपनी नोटबुक में लिखे लोगों से बदला लेना चाहता था। अगर भूतिया घर डरावना नहीं निकला तो बॉस पेई नोटबुक में लिखे दुश्मनों से हार मान लेगा। ये बहुत शर्मनाक होगा। कुछ सोचने के बाद पेई कियान ने कंपनी में हाल ही में मिले मुखबिर से निपटने का फैसला किया। चेन कांगतुओ, तुम्हारी बारी। भूतिया घर की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। इस तरह पेई कियान एक तीर से 2 निशाने साध सकता था। पहला, चेन कांगतुओ मेहनती था। अगर पेई कियान उसे हटा देता तो वह दफ्तर को साफ कर सकता था। दूसरा, चेन कांगतुओ अपने काम को बहुत गंभीरता से लेता था। उसे भूतिया घर की जिम्मेदारी सौंपने से शायद ये पक्का हो जाता कि प्रोजेक्ट सफल होगा। इन सब के अलावा पेई कियान उस भूतिया घर के अपने खास मकसद के बारे में सोच रहा था। पहले स्थान पर आने वाले को बाहर करने की प्रणाली से कार्यालय के केवल बेहतरीन और प्रतिभाशाली लोगों को ही हटाया जा सकता था, लेकिन इससे पेई कियान उन मेहनती कर्मचारियों से नहीं निपट सकता था जो छुपकर अतिरिक्त काम करना पसंद करते थे। अब पेई कियान उन सभी को भूतिया घर के प्रोजेक्ट में लगा सकता था। क्योंकि यह प्रोजेक्ट असफल होना तय था, इसका मतलब था कि पेई कियान को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं थी, चाहे वे कितनी भी मेहनत करें। पेई कियान जितना इसके बारे में सोचता उतना ही संतुष्ट होता जाता। वह बस यही कह सकता था कि यह तो किस्मत थी। अगर उसकी मुलाकात संयोग से तांग यीशु से न हुई होती तो पेई कियान को पता ही न चलता कि लोग छुपकर अतिरिक्त काम कर रहे हैं। जाहिर है उसे चेन कांगतुओ के बारे में भी पता न चलता। किस्मत वाकई कमाल की चीज है, लेकिन क्या चेन कांगतुओ को अकेले प्रोजेक्ट पर काम करते हुए अकेलापन महसूस होगा? क्या पेई कियान को उसकी मदद के लिए लोगों का इंतजाम करना चाहिए?
वह शांगयांग गेम्स में भी मेहनती कर्मचारियों को भूतिया घर के काम में मदद के लिए ढूंढ सकता था। हाँ, यह अच्छा विचार था। शांगयांग गेम्स के कर्मचारियों ने 1 महीने से ज्यादा समय तक हॉरर गेम खेले थे। शायद उन्होंने उस अनुभव से कुछ महत्वपूर्ण सबक सीखे थे। पेई कियान को भूतिया घर को संभालने के लिए ज्यादा पेशेवर कर्मचारियों को भेजना चाहिए था। तब वे इसे इतना डरावना बना सकते थे कि रुवान गुआंगजियान बुरी तरह डर जाए। ये सोचकर पेई कियान ने लिन वान को संदेश भेजा, शांगयांग गेम्स में से एक साधारण कर्मचारी को चुनिए जिसका काम करने का रवैया बहुत अच्छा हो। मेरे पास एक नया प्रोजेक्ट है। अगली दोपहर बाओजू हमेशा की तरह समय पर दफ्तर पहुंच गया और अपनी डेस्क पर बैठ गया। उसने जोंगडियन चाइनीज नेटवर्क खोला, अपना दस्तावेज खोला और ध्यान से संपादन करने लगा। कुछ मिनट संपादन करने के बाद उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। बाओजू ने जल्दी से दफ्तर में चारों ओर देखा कि आखिर उसे किस बात से बेचैनी हो रही है। अंत में उसकी नजर खाली वर्कस्पेस पर पड़ी। चेन कांगतुओ आज काम पर नहीं आया था। इतना ही नहीं, उसके वर्कस्पेस से उसकी सारी निजी वस्तुएं भी गायब थीं। अगर वह सिर्फ बीमारी की छुट्टी पर था तो क्या उसकी सारी निजी वस्तुएं हटाने की जरूरत थी? बाओजू को अचानक एक सिहरन सी महसूस हुई। उसके साथ क्या हुआ? क्या वह धरती से गायब हो गया? ये वाक्यांश चीन में इंटरनेट पर प्रतिबंध सूची के लिए इस्तेमाल होने वाला बोलचाल का शब्द है।